गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग परिमेय संख्या को समाप्त किए थे। आज हम लोग के पास एक नया चैप्टर है घात तथा घातांक, जो 2.1 से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। अब देखो, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लास के लिए। कहने का मतलब कि आगे क्लास में भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो देखो, यहाँ पे दो बात है, घात और घातांक। घात का अर्थ क्या होता है इसको पहले समझते हैं, तब घातांक तो अपने आप समझ में आएगा। तो घात किसी भी संख्या के गुण होता है। तो कैसा गुण? मान लो कोई भी एक संख्या दे दिया, मान लो यहाँ पे 64 एक संख्या है। जब इसका तुम गुणनखंड करोगे तो इसमें 2 आ जाएगा 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6, जैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं वैसे इसको गुणनखंड करने के बाद ये रूप आएगा इसका। अब इसी को हम लोग छोटा रूप में कैसे लिखते हैं? ये 2। अब जितना बार 2 है उतना इसके ऊपर आके बैठ जाता है, तो ये कहलाता घात। ये चीज़ जो ऊपर आके बैठा संख्या, ये है घात। और ये जिसके ऊपर आके बैठता ये कहलाता है आधार, और यही पूरा रूप कहलाता घातांक, या फिर घातांकीय रूप इसको बोलते हैं। तो मतलब इसको तो समझना आसान था, घातांकीय रूप, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक। तो सीधा सीधी एक बात समझ में क्या आ गया कि कोई भी एक संख्या है, जब उसका गुणनखंड को हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, मतलब उस संख्या का गुणनखंड जो आएगा उसको जो हम लोग संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप में लिखेंगे, वही कहलाएगा उस संख्या का घातांकीय रूप। अब इसमें दो चीज़ है कि जिस संख्या के ऊपर जो संख्या आके बैठेगा वो कहलाएगा घात, और जो संख्या नीचे है वो कहलाएगा आधार। तो यही कहलाया घातांकीय रूप। तो मतलब चैप्टर का भी नाम वही है, घात तथा घातांक। तो मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड का संक्षिप्त रूप घातांकीय रूप, और उस संख्या के ऊपर जो आके संख्या बैठेगा वो कहलाएगा घात। तो बस चैप्टर इसी में है। अब यहाँ पे सवाल है कि इसमें जो सवाल बनता है वो सब किस टाइप का सवाल आता है। तो इससे संबंधित कुछ नियम है, अगर वो सारा नियम समझ में आ गया तब तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है। तो मतलब 4-5 रूल है इसके लिए। इस रूल को अगर समझ लिया तो फिर चैप्टर बहुत आसान है। तो देखो, ये रूल क्या क्या बताता है। पहला रूल बताता है क्या, ये कि अगर गुना में आधार समान हो, आधार मतलब ये 2, तो मतलब गुना में आधार अगर समान हो तो उसका घात आपस में जुड़ जाता है। कहने का अर्थ हो गया क्या कि 3 पे घात 5 गुना 3 पे घात 6 गुना 3 पे घात 7। देखो, आधार सेम है, ये आधार है, ये आधार है, ये आधार। तो गुना में आधार समान हो तो सभी का घात जुड़ जाता है। अब फिर ये मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, ऐसा ज़रूरी क्यों होता है सवाल को बनाने में? तो ज़रूरी है। देखो, जब इसी सवाल को तुमको गुना करने बोलेगा तो 3 को 5 बार गुना करोगे खुद के साथ, 3 को 6 बार गुना करोगे खुद के साथ, 3 को 7 बार गुना करोगे खुद के साथ, तब फिर तुम आपस में गुना करोगे, तब ये आंसर निकल के आएगा। तो उतना ना करके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 और इसके ऊपर जितना घात था सबको जोड़ दिए, तो कुल मिला के 3 पे घात आ गया 18। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो लिखा हो यहाँ पे, तो इसको ऐसे नहीं करना, ये 8 नहीं होगा बराबर में। क्यों? देखो, हम लोग को 64 लाना है ना, तो 2 इसमें था, टोटल 6 बार, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6। तो देखो, अगर कोई ऐसे कर देता तो ये 12 ही पूरेगा ना, लेकिन हम लोग को तो लाना 64। तो मतलब यहाँ पे जो बैठता ना, ये जो घात का अर्थ होता है कि जिस संख्या के ऊपर घात बैठता खुद के साथ उसको उतना बार गुना होता है। देखो, 1 2 3 4 5 6 ना। तो मतलब यहाँ पे अगर ऐसे कोई कर देगा ना तो ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि जो संख्या है ना खुद के साथ वो उतना बार गुना होता है। तो मतलब 2 गुना 6 नहीं होगा, मतलब 2 को खुद के साथ 6 बार गुना ऐसे करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे कर देगा इसको, तो ये गड़बड़ है। इसको अगर ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, लगभग बच्चा यही करता है। असल में ऐसा है ही नहीं है। इसका घात का अर्थ क्या हो गया कि जिसके ऊपर ये बैठा हुआ उसको खुद के साथ उतना बार गुना। तो मतलब यहाँ पे 3 जो है ना, ये 5 बार गुना होगा, 3 6 बार गुना होगा, 3 7 बार गुना होगा, उसके बाद फिर जो आएगा वो आंसर होगा ऐसे। तो ये पहला रूल था कि अगर गुना में आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है। सवाल ऐसे ही आएगा, ये सवाल को ऐसे ही देता, आधार समान दे देगा, तुमको बोलेगा इसको हल करो, तो जिस अनुसार सवाल को बोलेगा उस अनुसार हल करेंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा रूल। तो हम लोग पहला रूल क्या देख लिए कि गुना में अगर आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है। अब इसमें दूसरा रूल क्या आता है, भाग के लिए आता है। तो अगर भाग में आधार समान हो, कहने का मतलब ये 3 पे घात 5 भागा 3 पे घात 4, अगर ऐसा हो तो अगर भाग में आधार समान हो तो घात घटता है। एकदम आसान रूल है ये सब। अब कोई इसको ऐसे बनाएगा तो बराबर आंसर 3 आ गया। कोई इसको ऐसे बनाएगा, 3 को 5 बार गुना करेगा, फिर 3 को 4 बार गुना करेगा,
तब भाग देगा तो भी रिजल्ट इतना ही आएगा। तो ऐसे बनाओगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। अब इस तरीक़ा से बनाओ तो सवाल बहुत आसान हो गया। तो मतलब कि सवाल को आसान बनाने के लिए ये सब रूल आता है। ये था दूसरा रूल। तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल में देखेंगे इसमें हम लोग क्या कि अगर कोई संख्या है उसके ऊपर मान लो घात कुछ है, फिर ब्रैकेट है, फिर घात कुछ है, फिर ब्रैकेट है, फिर कुछ घात है, फिर ब्रैकेट है, फिर कुछ घात है। तो सीधा सीधी इसको ऐसे समझो, अगर कोई संख्या है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों तरफ घात है तो सभी घात आपस में गुना हो जाएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर भी घात है, ब्रैकेट के बाहर घात है, तो जो आधार है ऐसे बैठ जाएगा और बाद बाकी सभी घात आपस में गुना हो जाएगा। ये एक अच्छा रूल है। तो मतलब इससे भी सवाल बनाना आसान है। लेकिन देखो कोई बच्चा क्या कर देगा, 3 3 9 करेगा, फिर 9 को 3 बार गुना करेगा, फिर 9 को फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 4 बार गुना करेगा, फिर जो आएगा उसको 5 बार गुना करेगा। तो ऐसे बहुत लंबा चल जाएगा सवाल। तो उसको ऐसे ना करके सवाल को हम लोग ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग के पास तीसरा रूल। चौथा रूल क्या बोलता है कि अगर किसी संख्या पर घात माइनस हो, सवाल यहीं से बनेगा, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है चौथा वाला रूल से, कि अगर किसी भी चीज़ पे घात अगर माइनस है, मान लो ये 5 है, इस पे घात -2 है, तो इस घात को प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको उल्टा लिखना होगा। उल्टा मतलब कि बटे में बदल देना होगा। तो घात माइनस में था तो बटे में आके घात प्लस हो गया। अगर यही सवाल को ऐसे दे दिए, घात अगर नीचे माइनस है तो घात ऊपर जाके प्लस होगा। तो सवाल यहाँ से खूब बनता है कि कोई भी घात तुमको माइनस में देगा और बोलेगा कि घात को प्लस के रूप में लिखें, तो प्लस के रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, उसको बटे में करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर माइनस संख्या पे लगा हुआ रहे ये वाला माइनस, तो ये वाला माइनस नहीं लेगा, जैसा वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो माइनस है ये होगा प्लस में, लेकिन ये माइनस ही रहेगा। इसमें कन्फ्यूज ना होना, यहाँ पे माइनस देते हो क्या ये भी प्लस होगा, नहीं, प्लस सिर्फ और सिर्फ घात होगा, क्योंकि घात के लिए रूल है ना। तो घात अगर ऊपर में माइनस है तो बटे में प्लस, अगर घात बटे में माइनस है तो ऊपर में जाके प्लस। तो ये भी एक अच्छा रूल बनता है यहाँ से। अब इसके बाद देखो अगला रूल, 5 नंबर में रूल क्या है कि अगर किसी भी माइनस वाला संख्या पे, कोई भी माइनस वाला संख्या हो, अगर मान लो यहाँ पे -1 है, अगर इसके ऊपर घात एक सम संख्या है, सम संख्या समझ में आ रहा है ना, 2 4 6 8 10 जो आ जाए सम संख्या, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अब आंसर जो बैठ जाए यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। देखो एक हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे, जैसे देख लो -1 पे घात 2 गुना -1 पे घात, या फिर इसको ऐसे छोड़ते हैं यहाँ पे, फिर -1 गुना -1 गुना -1, 1 2 3 4 बार है, तो 1 को जितना बार गुना करो 1 ही आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया प्लस में। हम लोग जानते हैं कि गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, तो जितना बार माइनस है उसको हम लोग देख लिए, तो ये प्लस में आंसर आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 बार है ना सम संख्या ही, तो ये सम संख्या में माइनस है इसलिए आंसर प्लस में आया। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे कुछ भी बैठा दे सम संख्या, मान लो यहाँ पे कोई 500 बैठा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर प्लस में ही आएगा। तो मतलब अगर सम संख्या में अगर किसी भी माइनस संख्या में सम संख्या घात रहे तो आंसर हमेशा प्लस में रहेगा। इसी का उल्टा कर दो तुम कि अगर यही माइनस वाला संख्या में अगर विषम संख्या कोई आ जाए, यहाँ पे विषम संख्या अगर घात के रूप में आ जाए तो इसका आंसर हमेशा माइनस में होगा। एक चीज़ तुम यहाँ पे घटा दो ना, सिर्फ देख लो प्रैक्टिकल करके यहीं पे, ये आ गया माइनस, है ना, 1 को गुना करोगे तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि किसी भी विषम संख्या पर घात, किसी भी माइनस संख्या पर घात अगर विषम संख्या रहे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो देख लो -1 पे घात तुम यहाँ पे 49 कर दो तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये था 5वां नंबर रूल। अब देखते हैं हम लोग आगे वाला रूल पूछा। अगर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे तो पीछे 1 बार 2 बार वीडियो को करोगे तो फिर सारा चीज़ समझ में आएगा। तो वीडियो को पीछे करके देखोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला रूल इसमें। अब इसमें देखो हम लोग समीकरण के रूप में भी सवाल को पढ़े हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे इस चीज़ को कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब देखो ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, इधर 2 इधर भी 2 बैठा दिए, दोनों पक्ष बराबर हैं। अब इस पे घात मान लिए x है और इस पे घात y है, ये अच्छा रूल है ये। अब देखो ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर किसी भी समीकरण का दोनों पक्ष का आधार समान हो जाए, ये भी आधार ये भी आधार है ना, ये भी 2 ये भी 2, तो आधार समान हो जाए तो ये बोलता क्या रूल है कि इसका घात भी आपस में समान होगा। ये फिक्स है कि अगर आधार समान हो गया तो घात भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो इससे भी सवाल आएगा बहुत सारा।
तो आधार समान था दोनों तरफ तो घात समान हो गया। तो अब इसका ये था छठा रूल। अब सातवां रूल देखो क्या बोल रहा है ये। अब अगला रूल बोल रहा है क्या कि किसी भी संख्या पर घात, कोई भी संख्या हो जाए, अगर उसके ऊपर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। हमेशा, कुछ भी दे दे, मान लो यहाँ पे लिख दिया जितना बड़ा संख्या लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसके ऊपर घात 0 है तो आंसर हमेशा 1। 0 नहीं बैठा होगा आंसर में, हमेशा 1 होगा। तो मतलब घात अगर किसी भी संख्या पर 0 आ जाए तो हमेशा 1 आएगा। तो कुल मिला के हम लोग टोटल 7 रूल देखे इसमें, और इसी 7 रूल पे टोटल सवाल समाप्त है इसका, और कुछ नहीं इसके अलावा इसमें। तो मतलब इस 7 रूल को जो अच्छा से समझ जाएगा, चैप्टर का सारा सवाल उससे बनेगा। अगर वो समझ नहीं पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सवाल को। 2.1 में जितना सवाल है उसको देखते हैं हम लोग, इस सवाल में क्या क्या कह रहा है। अब देखो इसमें तो चैप्टर में बहुत सारा सवाल है, कुल मिला के देखे तो ये 17 सवाल दिया। चलो आज उसमें से कुछ सवाल को देखते हैं हम लोग, जहाँ तक बन पाए सवाल। अब पहला सवाल देखो, टाइप 1 करके दिया सवाल ये। अब इसमें लिख दिया क्या कि मान ज्ञात करें। 1 नंबर में टोटल 4 सवाल है। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो उसी रूल में से एक सवाल है, घात माइनस में आ गया। तो अभी जस्ट पढ़ाई क्या कि अगर घात माइनस में हो तो जस्ट से उल्टा लिखा जाता है। तो मतलब घात को प्लस करने के लिए इसको तुम बटे में लेके आ जाओ, ऊपर में 1 और नीचे में 3 पे घात 2। अब घात देखो प्लस हो गया, अब कुछ नहीं करना है, 1 ऊपर में रह गया, 3 को खुद के साथ 2 बार गुना, तो 3 गुना 3, 3 3 9। फिर देखो एक ही बात हम बोल रहे हैं क्या कि इसको ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका है। मतलब यहाँ पे जितना बैठेगा ना जिसके ऊपर, उसको खुद के साथ उतना बार गुना, ऐसा नहीं कि 3 गुना 6 करो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं और एक सवाल देख लेते हैं इसका। जैसे देखो इसका 4 नंबर सवाल, 4 में दे दिया कि 2/3 पे घात -2। अब देखो ये -2 दोनों के ऊपर घात है। अब फिर देखो घात माइनस में आ गया ना, तो देखो 3 के ऊपर भी -2 है, 2 के ऊपर भी -2 है। देखो 3 नीचे है तो 3 चल जाएगा ऊपर, 2 ऊपर है तो 2 आ जाएगा नीचे, तो इसी के ऊपर घात अब देखो प्लस हो गया, जस्ट उल्टा हो गया ना। अभी बताया क्या रूल में कि जब घात माइनस में रहेगा ना तो बदल जाता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, जस्ट उसका व्युत्क्रम उल्टा लिखा जाता है। तो देखो ये घात दोनों के ऊपर है, ये माइनस वाला घात, सिर्फ ऐसा ना समझो कि 2 के ऊपर या फिर 3 के ऊपर है, ब्रैकेट आ गया तो दोनों के ऊपर है। तो 3 नीचे 3 है, इसके ऊपर घात माइनस में है तो ऊपर जाके घात प्लस हो गया। ऊपर में 2 है तो 2 पे भी घात माइनस है तो नीचे आके प्लस हो गया। तो देखो घात आ गया प्लस में, तो 3 को खुद के साथ 2 बार गुना तो 9, 2 को खुद के साथ 2 बार गुना तो 4। बस यही आंसर है। तो मतलब बहुत ही ईजी सब सवाल है, आराम से बना सकते हो तुम लोग। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल में, ध्यान देना 2 नंबर सवाल। अब इसमें भी कुल मिला के देखें तो ये 3 ही सवाल दिया, तो एक सवाल देख लेते हैं हम लोग इसमें से। मतलब सारा रूल से ही सवाल दिया ये, और कुछ है नहीं सवाल में। ये 5। अब सवाल को पढ़ते हैं पहले। सवाल बोलना क्या चाह रहा, बोल रहा क्या कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। अब शायद यहाँ पे भाग है क्या, ये गड़बड़ लग रहा कुछ। देखो यहाँ पे भाग होगा, लेकिन इस किताब में जोड़ दे दिया, ये भाग ही होगा यहाँ पे। चलो ध्यान देना, तो जिसका जोड़ है उसको भाग बना लेना। देखो यहाँ पे भाग है। अब बोला क्या कि आप पहले इसको सरल कीजिए, सरल करने के बाद क्या कीजिए कि इसको आप, इसका जो घात आएगा ना उसके घात को आप प्लस में लिखिए। हो सकता है घात माइनस में आ जाए, लेकिन घात को लिखना किस में है, प्लस में लिखना, ऐसा बोल दिया सवाल में। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं हम लोग, तब बाद में देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखो ये भाग है, भाग में देखो आधार समान है, -4 -4, तो पक्का है कि इसका घात आपस में घटेगा। ये रूल हम लोग पढ़े, अभी जस्ट पढ़े कि अगर गुना में भाग में आधार समान हो तो घात घट जाता है। तो देखो घात को घटा देते हैं, तो कुल मिला के घात आ गया -3। देखो घात आ गया माइनस में। अब इस घात को प्लस में लिखने के लिए बोला गया कि घात को आप माइनस में न रखिए, इसको आप प्लस में लिखिए। तो देखो घात ऊपर में माइनस है तो नीचे में आके प्लस हो जाएगा। लेकिन देखो एक बात याद रखना, ये माइनस नहीं हटेगा, ये माइनस रहेगा, क्योंकि हम लोग इस माइनस का काम कर रहे हैं। रूल में भी इस चीज़ को बताएं। तो देखो घात आ गया यहाँ पे प्लस में, ये हो गया आंसर। तो बस इसको आप गुना नहीं करना, क्योंकि सवाल में बोल ही दिया कि आप इसको सिर्फ घात के रूप में रखिए, लेकिन घात कैसा आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। अब इसको गुना नहीं कीजिए, क्योंकि देखो इसको 4 गुना 4 गुना 4 करना होगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है जैसे इस सवाल में किया हम लोग। बोला कि सवाल को आप घात के रूप में ही रखिए, लेकिन घात को आप प्लस में रखिए। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल को। अब देखो ये 2 नंबर का 3 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर तुम लोग बना लोगे, आसान सवाल है। अब ध्यान देना है, अब इसको हल नहीं करना, तुमको बता दिया गया कि सिर्फ आप इसके घात को प्लस में लिखें। अब यहाँ पे ध्यान देना,
यहाँ पे 3 -3 पे घात 4 और 3 पे घात 4। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये -2 है, इस पे घात 2 है और भागा, फिर 2 है, इस पे घात 2 है। जब इसको तुम हल करोगे ना तो ध्यान देना, यहाँ पे -2 गुना 2 तो -2 गुना -2, फिर 2 गुना 2 तो हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, फिर देखो 2 दूना 4, दोनों बराबर 1, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर ही है। अभी हम लोग पढ़े रूल क्या कि किसी भी माइनस वाला संख्या पर अगर घात सम संख्या तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों समान है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, लेकिन अंतर क्या था कि इसमें माइनस में, इसमें माइनस नहीं है, लेकिन दोनों का घात देखो सेम है। इसमें भी घात सम संख्या 2 है, इसमें भी घात सम संख्या 2 है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर ही है। जब इसको गुना करोगे ना तो ये 4 आएगा, अब नीचे में भी गुना करोगे तो 4 आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस में तो प्लस का 4 और नीचे में भी प्लस का 4, दोनों कट गया। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते क्या, ये तो -3 और इसके ऊपर घात 4 है, और प्लस वाले 3 के ऊपर भी अगर घात 4 आ जाए तो फिर दोनों आपस में बराबर होगा, और दोनों में है ऐसा ही। देखो -3 पे घात 4 है और यहाँ पे 3 पे घात 4 है। अभी बता रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो घात रहेगा ना तो उसका अंदर जितना चीज़ रहेगा सबके ऊपर वो घात होगा। तो कहने का मतलब ये जो 4 घात है ये 5 के साथ भी है और ये 3 के साथ भी है, ये 5 के साथ भी घात है और ये 3 के साथ भी ये घात है। तो देखो 5 के ऊपर भी 4 है और 3 के ऊपर भी 4 है। अब ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। अब फिर सोचोगे यहाँ पे माइनस है, अभी बताना कि माइनस रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घात सम संख्या, इसलिए कट गया आपस में। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 पे घात 4 बच गया, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि अब इसको हल नहीं करना, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 नहीं करना। सवाल ने बताया क्या कि आप गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लास्ट वीडियो में 2.1 को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोग थ्योरी और 2 नंबर सवाल तक देखे थे। तो आज हम लोग 3 नंबर सवाल से देखते हैं। अब सबसे पहले देखो कि इसमें जिसको थ्योरी समझ में आ गया इस चैप्टर का, तब तो सवाल सारा बनेगा उससे आसानी से। चैप्टर ये उतना आसान है नहीं, तो मतलब इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ना भी पड़ेगा, और इसमें जो भी सवाल आता है बहुत अच्छा सब सवाल है, और आगे क्लास में मिलेगा तुमको। 9th में ये चैप्टर है, तो अब ऐसा नहीं कि इसमें नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे सवाल बन जाएगा, एक भी सवाल वहाँ का नहीं बना पाओगे अगर 8 क्लास का तुम सवाल नहीं बनाओगे। तो हम लोग 2 नंबर तक सवाल को डिस्कस किए थे। अगर किसी को समस्या है, अगर वो चाहेगा कि हम 3 नंबर से सवाल को समझे, तो फिर दिक्कत है, उसको पहले पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो उसको जब तक नहीं देखोगे तो फिर सवाल समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो इसमें पहला सवाल इसमें क्या लिख रहा है कि 3 पे घात 0 जोड़ 4 पे घात -1 और फिर गुना में 2 पे घात 2 है। अब जितना भी रूल पढ़े थे, अब उसमें एक रूल हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर किसी भी संख्या पे घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे किसी भी संख्या पे 0 रहे। और प्लस में अब देखो 4 पे घात माइनस है तो ये आ जाएगा बटे में। ये भी एक रूल पढ़े हैं कि जब घात माइनस में आता तो पलट जाता, मतलब उसका व्युत्क्रम लिखते हैं हम लोग। अब देखो एक घात लिखा नहीं जाता तो ऐसे ही रह जाएगा, और गुना में 2 दूना 4। अब बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट का काम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो लघुत्तम आ जाएगा 4। 4 को 1 से भाग दोगे 4 आएगा, 4 गुना 1 तो 4, और जोड़ में 4 को 4 से भाग दोगे 1, 1 गुना 1 तो 1/4। कुल मिला के ब्रैकेट में बोर्ड मास था तो बोर्ड मास हम लोग लगा दिए। अब देखो यहाँ पे ये हो गया ऊपर में 5, नीचे 4, गुना में फिर 4 है, 4 से 4 कटा तो कुल मिला के 5 आए, यही आंसर हम लोग। तो मतलब पहले इसमें रूल किसका लगा, घात और घातांक का, और बाद बाकी फिर बोर्ड मास का रूल लगा है, सवाल का आंसर आ गया। अब इसमें से और एक सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे देखो इसका 2 नंबर सवाल, 2 नंबर बन जाएगा। हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। इसका 3 नंबर सवाल में क्या कि -2/3 और इसके ऊपर घात है -2। अच्छा ये है छोटी ब्रैकेट और बाहर में मझली ब्रैकेट। अब इसके ऊपर घात 2 है। अब देखो ये रूल क्या पढ़े थे कि अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर घात रहे तो दोनों घात पहले गुना कर लो, मतलब जितना घात रहेगा सबको गुना कर लो पहले। तो सबसे पहले हम लोग घात को गुना कर लेते हैं। तो देखो 2 गुना 2 4, ये है माइनस में, ये प्लस में, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस में क्योंकि गुना हुआ है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या जानते हैं, देखो अब फिर घात आ गया माइनस में तो ये पलट जाएगा, तो 3 चल जाएगा ऊपर में और -2 आ जाएगा नीचे में। अब देखो घात हो गया प्लस में। ये भी एक रूल पड़े ना, देखो 2 रूल लगा इसमें। क्या रूल लगा कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर घात रहे तो आपस में गुना हो जाएगा, तो गुना हो गया, गुना हो गया यहाँ पे बैठा। लेकिन ये देखिए माइनस में या प्लस में तो चिन्ह आ गया माइनस में। इसके बाद रूल क्या पड़ेगा, अगर घात माइनस पे रहेगा तो ये बदल जाएगा, मतलब ये उलट जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो नीचे वाला चल गया ऊपर, ऊपर वाला आ गया नीचे,
और ये देखो ये माइनस बदल गया प्लस में। लेकिन देखो बार बार एक बात क्या बताया हम कि ये वाला माइनस हटेगा नहीं, ये माइनस रहेगा। हम लोग इस माइनस का काम किया। अब गुना करो। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा। 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81। अब 2 को 4 बार गुना करोगे तो 16। अब सवाल है कि ये माइनस में होगा कि प्लस में। अब याद करो, एक रूल और पढ़े थे क्या कि अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या पर घात सम संख्या रहे तो हमेशा वो प्लस में आएगा। तो देखो ये ऋणात्मक संख्या, उस पर घात है सम संख्या, इसीलिए ये प्लस में रहा, ये माइनस में नहीं रहेगा। या तो फिर हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि -4 बार गुना में, अगर -4 बार गुना में है तो देख लो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा। तो ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। तो देखो 3 नंबर में कुल मिला के 3 ही सवाल था, तो 2 सवाल बता दिए हम। 2 नंबर सवाल आप बना सकते हो। पहले यहाँ तक सवाल को उतारो, फिर आगे देखते हैं सवाल को। देखो अब यहाँ पे 4 नंबर सवाल में ये कुल मिला के 6 सवाल दिया। अब टोटल सवाल में ये रूल के आधार पर सवाल है। कहने का मतलब कि इस चैप्टर में रूल ही आएगा, 6-7 रूल जो है ना उसको रट जाना अच्छा से, सवाल उसी से सारा। अब देखो ये पहला नंबर सवाल लिखा गया कि 8 के ऊपर घात है -1 और 5 पे घात है 3 और 2 पर घात है -4। अब देखो यहाँ पे जो 4 नंबर में जितना सवाल दिया ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस नंबर का इसमें गुणनखंड होगा, जिस संख्या का, उसका पहले गुणनखंड कर लो, उसके बाद फिर आगे सवाल को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो 8 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2। 5 का गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होता। 2 भी अभाज्य संख्या, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड होगा किसका, इस 8 का। मतलब 4 नंबर में जितना सवाल आएगा जिसका जिसका गुणनखंड होगा पहले वही काम करना, पहले गुणनखंड कर लेना, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। जब इसका गुणनखंड करने जाओगे तो 2 आएगा 3 बार, 2 पे घात 3। अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग क्योंकि बहुत सारा सवाल पहले भी पढ़े हम लोग, 7 क्लास में भी पढ़े हैं। तो इस 8 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार, तो 2 पे घात 3। अब देखो लेकिन ये वाला जो घात है ना, ये वाला घात पहले से है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग इसका काम किए लेकिन इसका काम कुछ नहीं किया अभी, वो ऐसे ही रहेगा। और गुना में 5 पे घात 3 है और बटे में 2 पे घात -4 है। तो मतलब जिसका गुणनखंड हुआ उसका गुणनखंड हम लोग कर दिए। अब इसके अलावा इसमें किसी का भी गुणनखंड होगा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम कर लो। तो देखो 3 गुना, देखो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर घात है, फिर रूल आ गया क्या कि अंदर और बाहर वाला घात आपस में गुना हो जाता है, तो गुना कर लो। तो 2 पे घात कुल मिला के -3 आ गया, क्योंकि देखो 3 गुना -1 तो -3 और गुना में 5 पे घात 3 और बटे में 2 पे घात 4। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो एक रूल हम लोग क्या पढ़े कि घात अगर माइनस में रहेगा तो पलट जाएगा। तो देखो इस 2 पे घात -3 है, ये नीचे आ जाएगा, और इस 2 पे घात -4 ये ऊपर चल जाएगा। एक तरीका ये होगा बनाने का, लेकिन एक तरीका हम लोग और क्या जानते हैं कि देखो ये 2 और ये 2 आधार सेम है और दोनों भाग में है। अब याद करो क्या लिखाए थे कि अगर भाग में आधार समान रहे तो घात आपस में घट जाता है। ये भी रूल लगा सकते, दोनों रूल सही होगा इसका। या तो तुम इसको घात माइनस में तो नीचे लेके आ जाओ, घात प्लस में हो जाएगा। इसका घात माइनस है तो इसको ऊपर लेके चल जाओ तो घात इसका प्लस हो जाएगा। या तो फिर एक रूल और जानते क्या कि अगर भाग में आधार समान हो तो घात आपस में घट जाता है। दोनों से सवाल का आंसर सेम आएगा। तो चलो हम लोग कोई एक लगा देते हैं। तो हम लोग वही करते क्या कि भाग में आधार समान है तो घात को घटा देते हैं। देखो ये घात घट गया, -4 था घात, इसके साथ घट गया क्योंकि भाग में आधार समान है तो घात घटता है। और देखो ये तो अकेला ही है तो ये ऐसे ही रहेगा, 5 पे घात 3। देखो अब नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे का काम हो गया इस दोनों के साथ एक साथ, ठीक है ना। इसका काम और इसका काम एक साथ हो गया। अब आगे देखो, ये देखो माइनस और ये माइनस, तो कुल मिला के हो जाएगा ये प्लस। ये तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और गुना में 5 पे घात 3 है। अब आगे देख लो, -3 में से +4 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा और गुना में 5 पे घात 3। अब आगे देखो 2 पे घात 1 है तो 2 ही रह जाएगा, 5 पे घात 3 है तो 125 हो जाएगा। 5 गुना 5 गुना 5 5 25 25 25 125। अब 125 गुना 2 करो तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5 2 1 2, मतलब कुल मिला के 250 आ गया।
देखो ये सवाल एक बार में समझ में नहीं आएगा, सीधा सा बात। इसको एक दो बार देखना फिर वीडियो को, फिर आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि सवाल है आसान, लेकिन बात हुई कि नया चीज़ पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ तक उतारो फिर देखते हैं सवाल को आगे। अब देखो ये 4 नंबर का 6 नंबर सवाल है, कुल मिला के 6 सवाल है इसमें। हम लोग 1 नंबर सवाल देखे, अब ये 6 नंबर सवाल है। देखो अब इसको इससे भाग देना, तो सबसे पहले रूल घात और घातांक वाला। घात माइनस में है तो इसको बटे में लेके आ जाओ। अब एक घात लिखा नहीं जाता है, फिर घात माइनस में तो इसको बटे में लेके आ जाओ, भाग। ये घात माइनस में तो बटे में लेके आ जाओ, फिर इसका घात माइनस में तो बटे में लेके आ जाओ। अब लेकिन इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर भी घात -1 है, ऐसा सवाल में लिखा है, तो हम लोग उसको रखेंगे इसमें। हाँ इसमें भी है, इसमें भी -1, इसमें भी -1, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ब्रैकेट का काम, भिन्न का घटा, कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम आ जाएगा 24, 6 चौके 24, 8 तिये 24। अब यहाँ पे घात -1 है, इसको रहने दो, हम लोग ब्रैकेट का अंदर का काम कर रहे हैं। अब ये परेशान नहीं हो जाना कि इसका क्या करेंगे, उसका काम हम लोग लास्ट में देखेंगे। बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले ब्रैकेट का अंदर का काम करो, बाद बाकी बाहर में उसको तो हम लोग बाद में ही देखेंगे। अब इसमें भी लघुत्तम आ जाएगा 6, तो 2 तिये 6, 3 दूना 6, यहाँ पे -1। अब आगे देखो, इस 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और नीचे में 24 माइनस का 1 भागा, 3 में से 1 गया 1, और नीचे में 6, फिर -1। अब आ जाओ, देखो ब्रैकेट का काम हो गया, मतलब अंदर का जो जोड़ घटा था उसका काम हो गया। अब हम लोग जानते हैं क्या, अगर घात माइनस में तो पलट जाएगा, तो 24 चल जाएगा ऊपर में, 1 आ जाएगा नीचे में। अब इसका कहानी ख़त्म। अब एक घात लिखा नहीं आता है, जब वो प्लस में आ गया तो लिखने का क्या जरूरी है, उसका कहानी ख़त्म, भाग। अब 6 चल जाएगा ऊपर में, 1 आ जाएगा नीचे में, घात माइनस में तो पलट गया। अब याद करो भिन्न भागा भिन्न, हम लोग भिन्न भागा भिन्न में क्या जानते हैं कि बीच में गुना का चिन्ह और ये पलट जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं। 1 से 1 कट गया और 6 से 24 कटेगा कितना, 4 बार में, तो कुल मिला के 4 होगा आंसर। मतलब बहुत ईजी सवाल है, ध्यान से बनाओगे तो सवाल आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 का 6 नंबर सवाल है। बाद बाकी जितना सवाल है इसको बनाओगे, जो नहीं बनेगा उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। उतारो यहाँ तक, फिर देखते हैं आगे सवाल। अब देखो 4 तक तो सवाल समझ में आ गया होगा, उसमें जो भी सवाल बचा उसको बनाओगे खुद से, बाद बाकी फिर आगे देखेंगे। अब जब 5 नंबर में जितना सवाल है ना, टोटल हलवा सब सवाल है। कहने का मतलब कि जो थ्योरी पढ़े ना, सवाल उसी से, लेकिन आसान थ्योरी से सवाल है। अब इसमें देखो कुल मिला के 11 सवाल दे दिया ये, और एक पहला सवाल दे दिया A नंबर सवाल। अब सवाल में लिखा क्या कि आप इसका मान ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं, आसान है। जो हम लोग रूल लिखे थे, देखो घात माइनस में है, तो याद करो रूल क्या लिखा है, अगर घात माइनस में रहेगा तो पलट जाएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 चल गया ऊपर और 2 आ गया नीचे, घात इसके ऊपर -2 था, हो गया प्लस का 2। अब इसको हल कर दो, 1 ऊपर में और 2 दूना 4, यही हो गया आंसर। तो है ना हलवा सवाल, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। अब इसका कोई और एक सवाल देखते हैं, जैसे देख लो इसका K नंबर सवाल। अब K में देखो शायद थोड़ा सा कुछ गलती तो नहीं ना है, यहाँ पे प्लस ही है, गलती नहीं है, सही है सवाल। यहाँ पे -2, फिर 1/2 पे घात -2, 1/3 पे घात -2, हाँ -2 ही है। अब फिर वही बात है, इसको पलट दो, घात माइनस में तो इसको पलट दो, घात हो गया प्लस में, इसको पलटो, घात हो गया प्लस में, फिर से इसको पलटो, ये हो गया घात प्लस में, बस कहानी ख़त्म। 4 पे घात 2 16, 1 पे घात 2 करोगे मतलब 1 को 2 बार गुना करो तो वही रह जाएगा। 1 नीचे लिखो या ना लिखो फर्क कुछ नहीं पड़ता है। 2 पे घात 2 4, 3 पे घात 2 9, सबको जोड़ दो, 9 और 4 13, 13 और 6 कितना 19, 19 के 9, 1 और 1 2, 29, यही है आंसर। इससे आसान सवाल तुमको मिलेगा ही नहीं कभी कभी, ठीक है। तो कुल मिला के देखो 5 नंबर में ना 11 सवाल है, टोटल सवाल को ऐसे ही बनाना। तो पहले यहाँ तक उतारो फिर आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, ये 6 नंबर का 1 नंबर सवाल है, इसमें कुल मिला के 2 ही सवाल है। अब देखो सवाल यही लिखा पूरा कि परिमेय संख्या इतना इतना का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे। अब जैसे गुणात्मक प्रतिलोम लिखे तो ये पहला वाला चैप्टर का सवाल आ गया, लेकिन वहाँ तो आसान सब सवाल था। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा लिखना था। जैसे देखो 3 है तो 3 का उल्टा 1/3, 5/2 तो इसका उल्टा 2/5, यही था इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें भी तुमको वही चीज़ बोला है, लेकिन सवाल को लिखा कुछ अलग तरीका से। तो मतलब ये
सबसे पहले घात और घातांक के रूल पे सवाल को लिखा है, तो सबसे पहले घात और घातांक को हल करेंगे, उसके बाद तब फिर सवाल को हम लोग कैसे लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग घात और घातांक को हल करते हैं यहाँ से, तब ध्यान देना यहाँ पे। तो सवाल जो लिखा था उसको पहले उतार लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये -2 है और भाग में 2/3 के ऊपर घात है -3। अब रूल के अनुसार देखो ये पलट जाएगा, 2 चल गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, ये हो गया 2। अब देखो 2 प्लस में आ गया, जो रूल पढ़े हम लोग उसके अनुसार सवाल को बना रहे हैं। भाग, अब ये 3 चल गया ऊपर में, 2 आ गया नीचे में, अब यहाँ पे 3। अब देखो 2 पे घात 2 मतलब 4, नीचे में 1 लिखो या फिर ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। भागा 3 पे घात 3 मतलब 27, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27 बटे 2 पे घात 3 मतलब 8, 2 दूना 4 4 दूना 8 मतलब 2 गुना 3 नहीं कर देना, 6 नहीं होगा। 2 पे घात 3 मतलब 2 को खुद के साथ 3 बार गुना। अब देखो यहाँ पे भिन्न वाला भाग आ गया, तो ये हो गया गुना का चिन्ह, ये पलट जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर में और ये आ जाएगा नीचे में। ये चीज़ तो हम लोग 7 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब ऊपर नीचे कटेगा तो कटाओ, नहीं तो ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना। अब देखो ऊपर नीचे कटेगा ही नहीं, तो 4 गुना 8 32 और नीचे में 27, तो कुल मिला के ये आया। मतलब इस चीज़ को हल करने के बाद ये आया, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसी का लिखना हम लोग है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब लिखेंगे क्या कि अतः 32/27 का गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम, अब गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा कर दो इसको, जो नीचे था ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे, तो ये हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। तो कुल मिला के देखो इसमें 2 ही सवाल दिया है और फिर 7 नंबर में वही चीज़ है, 7 नंबर में भी गुणात्मक प्रतिलोम लिखना। तो इसमें तो 2 सवाल है, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो 7 नंबर का एक सवाल बता देते हैं, बाद बाकी सेम सवाल है, सब बन जाएगा। अब 7 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, पहला ये सवाल देख लेते हैं क्योंकि सब एक जैसा है। अब इसमें कुल मिला के दे दिया ये 5 सवाल 7 नंबर में। पहला सवाल लिखा गया कि 2 पे घात -4, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, पहले इसको हल कर लो तब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसको हल करने जाएंगे तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 चल गया ऊपर में और ये 2 आ गया नीचे, और घात देखो अब घात हो गया प्लस में, कि हम लोग को रूल पता है कि घात जब माइनस में रहेगा तो प्लस में करने के लिए इसको पलटते हैं। अब इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो कुल मिला के आ जाएगा कितना, 1/2 पे घात 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। अब इसकी का क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। अतः 1/16 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम तो हो गया 16/1। अब 1 नीचे लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर। तो देखो पहले सवाल को घात और घातांक के रूल में दे दिया, तो घात और घातांक के रूल में पहले सवाल को हल करो, उसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। तो कुल मिला के आज हम लोग सवाल देखे 3 नंबर से लेकर 7 नंबर तक सवाल कंप्लीट कर लिए, और इसमें 10 सवाल बच गया क्योंकि इसमें 17 सवाल है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3 से लेकर 7 नंबर तक सवाल को डिस्कस कर लिए। बहुत सारा सवाल को हम बनाए, बहुत सारा सवाल चैप्टर में अभी भी है। अब वो सारा सवाल को होमवर्क रहा तुम लोग का, उसको बनाओगे, कंप्लीट कर लोगे सवाल को, फिर आगे डिस्कस करेंगे। और जो भी यूट्यूब का बच्चा सब है, अगर समझने में कहीं दिक्कत है तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देखो, या फिर जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में डाल सकते हैं सवाल को, हम लोग वहाँ पे भी इसको डिस्कस करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो 2.1 का ये तीसरा वीडियो होगा। हम लोग पहला वीडियो में थ्योरी और प्लस कुछ सवाल को डिस्कस किए थे, दूसरा वीडियो में भी हम लोग 7 नंबर तक सवाल को डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देख रहे हैं 8 नंबर से सवाल। अब 8 नंबर में सवाल क्या लिखा, 8 से लेकर देखो, सबसे पहले 8 से लेकर 11 तक टोटल सवाल एक जैसा है, जिसमें से देखो 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि किस संख्या को 3 पे घात -7 से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 हो जाए। बोल रहा है क्या कि 3 पे घात -7 है, इसको 7 किसको गुना करें कि गुना करने के बाद हम लोग के पास आ जाए 3, मतलब इस दोनों को जब गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब किसको गुना करें, तो किसको गुना करें हम लोग को नहीं पता, तो जो चीज़ नहीं पता उसको मान लेंगे। गणित का यही खासियत है, जो चीज़ नहीं पता रहता उसको हम लोग पहले मान लेते हैं, तो वो लास्ट में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो बताया कि 3 पे घात -7 है,
अब इसके साथ किसको गुना कर दे कि 3 आ जाए, तो किसी चीज़ को मान लेते हैं हम लोग, तो क्या मान लेंगे यहाँ पे, तो माना कि संख्या बराबर x मान लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन में, अब जो क्वेश्चन में बोला उसको देखते हैं। अब प्रश्न से अभी क्या बोल रहा है कि 3 पे घात -7 को किससे गुना करें, तो x से गुना करेंगे, तो बराबर आ जाएगा 3, ऐसा बोल रहा है सवाल में। तो जो वो बोला वो हम लोग किए। और यहीं पे बोलता भाग तो भाग कर देते इसको, यहीं पे बोलता जोड़ तो जोड़ कर देते, जो बोलता हम लोग वही करते। अब देखो 3 पे घात -7 इधर गुना में है, तो अगर इधर गुना में है समीकरण बन गया ये, तो उधर जाके ये भाग हो जाता है। ये चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं कि जो चीज़ इधर गुना उधर भाग, इधर जो भाग उधर गुना, इधर जोड़ उधर घटा, इधर जो घटा उधर जोड़, तो वही रूल यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे 3/3 है, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, सॉरी भाग में आधार अगर समान रहता है तो घात घट जाता है। तो देखो नीचे भी 3 ऊपर भी 3 है, तो मतलब इसका घात घट जाएगा, तो 1 माइनस फिर -7। हम लोग यही जानते हैं कि अगर भाग में आधार समान हो तो उसका घात घट जाता है, तो घात को घटा दे। लेकिन देखो ये वाला माइनस इसके साथ पहले से है तो अपनी जगह पे रहा। हम लोग ये वाला जो माइनस लाए ना, ये रूल के अनुसार लाए कि भाग में आधार समान हो तो घात घट जाता है। अब देख लो यहाँ पे x बराबर ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 7 और 1 हो गया 8, तो मतलब 3 पे घात 8, यही हो गया हम लोग के पास आंसर। तो कहने का मतलब कि 3 पे घात 8 को जब 3 पे घात -7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यही इसका निकल गया आंसर। अब देखो इसमें एक भाग वाला देखते हैं सवाल को हम लोग। जैसे इसमें देख लो भाग वाला सवाल दे दिया 10 नंबर में। अब 10 में वही बात है कि किस संख्या से -24 पे घात -1 को भाग दिया जाए कि भागफल 3 पे घात -1 प्राप्त हो। तो फिर वही उसी प्रकार से यहाँ पे मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर x। अब आ जाओ प्रश्न में, अब क्वेश्चन में जो बोला उसको करते हैं हम लोग। अब प्रश्न से, अब क्वेश्चन देखो क्या बोला कि -24 पे घात -1 को किससे गुना करें, तो x से गुना करेंगे, तो बराबर में आ जाएगा 3 पे घात -1। ये चीज़ आना है, गुना नहीं भाग बोला है, तो भाग दे देते हम लोग यहाँ पे। ये भाग बोला है सवाल में, तो भाग कर दिया। अब देखो भाग मतलब क्या, ये भाग में आ जाएगा, तो -24 पे घात -1 और बटे में x, यही है भाग, और बराबर 3 पे घात -1। अब ध्यान देना है यहाँ पे सवाल में, x इधर भाग में तो उधर जाके गुना होता है। ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़े हैं कि जो इधर भाग वो उधर जाके गुना, तो 3 पे घात -1 के साथ ये हो गया गुना। अब ध्यान देना है घात माइनस में, अब याद करो रूल, अगर घात माइनस में है तो प्लस में लाने के लिए इसको बटे में कर देते हैं, कर दिए बटे में, ठीक है। अब इधर भी वही बात है कि घात माइनस में है तो इसको प्लस में लाने के लिए हम लोग बटे में करते हैं। अब एक घात लिखा नहीं जाता, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जब घात 1 से ज़्यादा रहता तो लिखा जाता है। अब देखो 3 इधर किस में है, भाग में, तो इधर आके ये गुना में हो जाएगा, तो 3 1 के साथ गुना हो जाएगा, 3 बटे -24 बराबर x। अब ये कटेगा, देखो 3 8 24, तो कुल मिलाकर x बराबर आ गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे में माइनस का 8, यही आंसर है। या फिर इसको देखो और एक तरीका से लिख सकते हो तुम लोग आंसर, इसको x बराबर 8 के ऊपर घात कुछ नहीं तो 1 है, अब यही घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर ये भी हो सकता है। अब वो जो दे दे वही आंसर सही है। तो ये था 8 नंबर, ये था 10 नंबर, दोनों सवाल को उतारो फिर आगे देखते हैं सवाल। तो देखो 8 से लेकर 10 तक 11 तक का सवाल बन जाएगा, एक जैसा सवाल है ये। 2 सवाल बता दिए इसमें, 8 नंबर बता दिए और 10 नंबर बता दिए, बाद बाकी जो है उसमें 2 सवाल बन जाएगा। अब आ जाओ 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर सवाल में टोटल 3 सवाल दिया। अब बोल रहा है क्या कि घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए, मतलब इसको सरल कर देना और आंसर इसका लिखना है। तो अब देखो इसमें, तो अब देखो यहाँ पे ये गुना में है, सबसे पहले देखो ये गुना में है, तो -2 पे घात -3, -2 पे घात -4। अब याद करो रूल कि अगर गुना में आधार समान हो तो घात इसका जुड़ जाता है, ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो जोड़ दिए घात को, घात था -3 और घात था -4, ये तो माइनस रहेगा क्योंकि ये पहले से सवाल में है। तो गुना में आधार समान है तो घात जुड़ गया, तो अब इसको जोड़ो, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 और -3 तो माइनस का 7 हो जाएगा, जुटा ही, लेकिन चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है,
इसीलिए ऐसा हो गया। अब इसको लेके आ जाओ तो बटे में, क्योंकि घात माइनस में है, तो 1/-2 पे घात 7 आ गया। देखो अब घात हो गया प्लस में, लेकिन देखो ये वाला माइनस हटा नहीं, क्योंकि ये 2 के साथ माइनस में, हम लोग इस वाले माइनस का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस का 7 आ गया। अब देखो -2 को 7 बार गुना करना है। जब -2 को तुम 7 बार गुना करोगे तो कुल मिला के आएगा 128। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करोगे तो 128 आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब सवाल है कि आंसर प्लस में होगा कि माइनस में। अब याद करो रूल कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या पे घात विषम संख्या हो तो हमेशा उसका आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। तो देखो ऋणात्मक संख्या है, उसके ऊपर घात माइनस है, तो इसलिए इसका आंसर भी आएगा माइनस। या फिर देख लो माइनस को 7 बार गुना करो, माइनस ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो मतलब ऋणात्मक संख्या पे घात अगर विषम संख्या हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो सबसे पहले 2 को तो 7 बार गुना कर लिए, 128 आया, लेकिन 128 माइनस में आएगा, तो इसका आंसर हो गया 1/-128। अब उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। अब फिर देखो गुना में आधार समान है तो घात इसका भी जुट जाएगा, तो 3 प्लस और माइनस का 10। ठीक है, अब आगे देखो तो p प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 10 घटेगा तो माइनस का 7। देखो हुआ जोड़ का ही काम, यहाँ पर भी जोड़ ही हुआ है, लेकिन इस माइनस के कारण यहाँ पे घटा। ठीक है ना, देखो गुना में आधार समान है तो घात घटेगा, ये हम लोग को पहले से पता है, सॉरी घात जुटेगा, ये हम लोग को पहले से पता, लेकिन ये घात माइनस में इसका, तो इसलिए क्या हो गया, ये तो प्लस आया, लेकिन ये तो इस सवाल के अनुसार है ना, तो ये माइनस रहेगा। ब्रैकेट को जैसे हटाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से -10 घटाओगे तो -7 आएगा। अब देखो घात माइनस में है तो इसको बटे में लेके आ जाओ, तो p पे घात 7, ये हो गया आंसर इसका। तो कुल मिला के देखो 12 नंबर में 3 सवाल था, 2 सवाल बता दिए। अब 3 नंबर इसका बना लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये सवाल। तो यहाँ तक उतारो सवाल को, फिर आगे देखते हैं। चलो ध्यान देना, ये 13 नंबर सवाल है। अब पीछे जो सवाल बनाए थे ना हम लोग, सवाल उसी से ये भी है। जब इस प्रकार से सवाल दे दे तो पीछे भी बोले हम, पीछे वाले क्लास में हम लोग देखे क्या कि जिस संख्या का गुणनखंड होगा पहले उसका गुणनखंड कर लो, उसके बाद सवाल को आगे सोचना जो होगा। अब देखो यहाँ पे 10 का गुणनखंड होगा, 125 का गुणनखंड होगा, 6 का गुणनखंड होगा, तो जिसका जिसका गुणनखंड होगा उसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। तो देखो 3 पे घात -5, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका गुणनखंड होगा नहीं। 10 का गुणनखंड में 2 गुना आ जाएगा 5। अब इसी दोनों के ऊपर घात है -5। देखो 5 दूना 10, ये -5 जो घात है ना दोनों के ऊपर है, 10 के ऊपर था तो मतलब दोनों के ऊपर है। उसके बाद देखो 125 का गुणनखंड 5 को 3 बार, तो 5 गुना 5 गुना 5 125, तो 10 का भी गुणनखंड हो गया, 125 का भी हो गया। नीचे आ जाते हैं, 5 पे घात -7, ठीक है ये। अब इस 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 और इसी पे घात हो जाएगा -5। तो ये था पहला काम, जिसका जिसका गुणनखंड हुआ उसका गुणनखंड कर दिए। अब आगे चलते हम लोग, अब आगे ध्यान देना, 3 पे घात -5। अब ये घात अंदर लेके आओ क्योंकि ये घात दोनों के साथ है, तो 2 पर भी घात आ गया -5 और गुना 5 पर भी आ गया घात -5, और यहाँ पे फिर गुना है, 5 पे घात 3 है, तो मतलब ये घात दोनों के ऊपर आया, तो दोनों के ऊपर लेके गए हम लोग। और बटे में फिर नीचे देखो 5 पे घात -7 गुना, अब देखो ये भी -5 दोनों के साथ आगे ये घात में बैठेगा, तो -5 और गुना 3 पे घात -5। यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। पहले गुणनखंड किए, घात सबके ऊपर था तो सबके ऊपर बैठा दिए। अब एक जाति का खोजो, क्योंकि गुना में ऊपर में देखो ये सारा गुना में और नीचे में सारा गुना है, तो जो एक जाति का होगा गुना में उसका घात, मतलब जिसका आधार सेम होगा उसका घात आपस में जुटेगा गुना में। अब देखो यहाँ पे 3 का कोई नहीं है तो 3 को ऐसे ही लिख दो, क्योंकि इसके जाति का कोई उसमें है ही नहीं आधार वाला। 2 कोई नहीं है उसका वाला, उसको ऐसे ही लिख देते हैं गुना। अब देखो 5 और 3, ये 5 और ये 5 दोनों एक जाति का, तो घात इसका घट जाएगा, तो -5 में से +2 को 3 को घटा दोगे तो कुल मिला के इस पे घात बचेगा -2। देखो गुना में आधार समान था तो -5 और +3 जुटेगा, तो -5 में से +3 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा। ठीक, अब नीचे का आ जाओ, नीचे भी सेम वही कंडीशन है। ये दोनों देखो, ये अच्छा इस जाति का कोई है ही नहीं इसमें, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ो,
नीचे में कोई एक जाति का ही नहीं, सब अलग अलग जाति का, मतलब कि सब अलग अलग है, इसमें किसी का भी आधार सेम नहीं है। तो नीचे वैसे ही बैठ गया। ऊपर में जो एक जैसा था ना, एक जैसा आधार वाला, उसी के साथ उसका घात जुटा, बाद बाकी जो जैसे था वो वैसे रह गया। अब देखो यहाँ पे, अब ऊपर नीचे देखो, 5 पे घात -7, ऊपर भी 5 पे घात -2 है। अब देखो 2 पे घात -5 और ऊपर में भी 2 पे घात -5 है, दोनों तो कट ही गया क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि ऊपर में भी 2 पे घात -5 है, नीचे में भी 2 पे घात -5 है, तो भाग हो गया। उसी प्रकार से देखो 3 पे घात -5, 3 पे घात -5, ये भी खत्म। तो कुल मिला के हम लोग के पास सिर्फ बचा क्या, ऊपर में बचा 5 पे घात -2 और नीचे में बचा 5 पे घात -7। अब फिर देखो आधार समान है, अगर भाग में आधार समान हो तो घात आपस में घट जाता है, तो घात को आपस में घटा दें। लेकिन वही बात है कि ये माइनस में है तो ये माइनस रहेगा इसके साथ, बाद बाकी ये वाला माइनस रूल के अनुसार आया कि अगर आधार समान हो तो उसका घात आपस में घट जाता है। कुल मिला के देखो, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो +7 में से -2 घट जाएगा, तो कुल मिला के प्लस का 5 बचेगा। तो मतलब कि 5 पे घात -5, या तो आंसर यही हो जाएगा, या फिर 5 पे घात 5 को 5 बार गुना करो, तो 5 बार गुना करोगे तो 4 बार में 625 होता है, 5 और इसमें गुना कर दो तो कुल मिला के आ जाएगा 5 25 के 5, 5 के 20 और 2 22 के 2, 6 5 30, 31 32, तो कुल मिला के आ जाएगा 3225, या तो आंसर ये होगा। तो दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो सवाल देखो बहुत आसान था, हम लोग के पास जो रूल था उसके अनुसार इस सवाल को बनाए। तो इस सवाल को उतारो, फिर आगे देखते हैं हम लोग सवाल। देखो यहाँ पे 5 पे घात 5 है तो यहाँ पे 31 होगा, मतलब 625 गुना 5, 5 25 हासिल 2, 5 गुना 10 और 2 12 के 2, 6 5 30 और 31, तो मतलब कुल मिला के 3125 आएगा आंसर इसका। अब चलते हम लोग आगे सवाल में देखते हैं। अब देखो 14 नंबर और 15 नंबर सेम सवाल है। अब ये समीकरण वाला सवाल आ गया। अब याद करो समीकरण में क्या लिखाए थे, पीछे वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे क्या, कि अगर कोई सवाल समीकरण के रूप में दे दे, जैसे ये 14 नंबर लिखा है 5 पे घात m भागा 5 पे घात -3 और बराबर 5 पे घात 5। अब हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े थे कि जब समीकरण के रूप में सवाल दे, ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष, जब इस रूप में देगा तो हमेशा जब आधार बराबर हो जाएगा ना तो उसका घात हमेशा आपस में बराबर होगा। ये रूल हम लोग पढ़े हैं। तो देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, आधार समान है तो इसका घात आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन पहले सवाल को हल करो, पहले इधर को हल करो क्योंकि ये भाग में है, इस भाग को पहले हल करो, उसके बाद हम लोग इसको बराबर करेंगे। देखो अब ये भाग में है तो भाग में अगर आधार समान हो तो घात घट जाता है, ये हम लोग पहले से पढ़े हैं, घटा दिए और बराबर में 5 पे घात 5। अब यहाँ पे ध्यान देना 5 ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो m + 3 बराबर 5 पे घात 5। यहाँ तक ठीक है। ये तो रूल पहले से पता हम लोग को कि भाग में आधार समान है तो घात घट जाएगा, तो पहले हम लोग इस घात को घटा लिए तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो m + 3 बराबर 5 पे घात 5। अब देखो आधार समान हो गया तो इसका घात भी समान हो जाएगा, ये रूल भी हम लोग पढ़े हैं। तो m + 3 ये इस 5 का घात है और इस 5 का घात 5 है, इसका घात और इसका घात आपस में बराबर हो गया। अब देखो 3 इधर है प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो m बराबर निकल के आ जाएगा 2। यही हो गया आंसर हम लोग। m का मान निकालना था तो m का मान निकाल दिए। तो सवाल को उतारो यहाँ तक, फिर देखते हैं आगे सवाल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो 2.1 का ये तीसरा वीडियो होगा। हम लोग पहला वीडियो में थ्योरी और प्लस कुछ सवाल को डिस्कस किए थे, दूसरा वीडियो में भी हम लोग 7 नंबर तक सवाल को डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देख रहे हैं 8 नंबर से सवाल। अब 8 नंबर में सवाल क्या लिखा, 8 से लेकर देखो, सबसे पहले 8 से लेकर 11 तक टोटल सवाल एक जैसा है, जिसमें से देखो 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि किस संख्या को 3 पे घात -7 से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 हो जाए। बोल रहा है क्या कि 3 पे घात -7 है, इसको 7 किसको गुना करें कि गुना करने के बाद हम लोग के पास आ जाए 3,
मतलब इस दोनों को जब गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब किसको गुना करें, तो किसको गुना करें हम लोग को नहीं पता, तो जो चीज़ नहीं पता उसको मान लेंगे। गणित का यही खासियत है, जो चीज़ नहीं पता रहता उसको हम लोग पहले मान लेते हैं, तो वो लास्ट में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो बताया कि 3 पे घात -7 है। अब इसके साथ किसको गुना कर दे कि 3 आ जाए, तो किसी चीज़ को मान लेते हैं हम लोग। तो क्या मान लेंगे यहाँ पे, तो माना कि संख्या बराबर x मान लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन में बोला उसको देखते हैं। अब प्रश्न से अभी क्या बोल रहा है कि 3 पे घात -7 को किससे गुना करें, तो x से गुना करेंगे, तो बराबर आ जाएगा 3। ऐसा बोल रहा है सवाल में। तो जो वो बोला वो हम लोग किए। और यहीं पे बोलता भाग तो भाग कर देते इसको, यहीं पे बोलता जोड़ तो जोड़ कर देते, जो बोलता हम लोग वही करते। अब देखो 3 पे घात -7 इधर गुना में है, तो अगर इधर गुना में है समीकरण बन गया ये, तो उधर जाके ये भाग हो जाता है। ये चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं कि जो चीज़ इधर गुना उधर भाग, इधर जो भाग उधर गुना, इधर जोड़ उधर घटा, इधर जो घटा उधर जोड़, तो वही रूल यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे 3/3 है, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, सॉरी भाग में आधार अगर समान रहता है तो घात घट जाता है। तो देखो नीचे भी 3 ऊपर भी 3 है, तो मतलब इसका घात घट जाएगा, तो 1 माइनस फिर -7। हम लोग यही जानते हैं कि अगर भाग में आधार समान हो तो उसका घात घट जाता है, तो घात को घटा दे। लेकिन देखो ये वाला माइनस इसके साथ पहले से है तो अपने जगह पे रहा। हम लोग ये वाला जो माइनस लाए ना, ये रूल के अनुसार लाए कि भाग में आधार समान हो तो घात घट जाता है। अब देख लो यहाँ पे x बराबर ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 7 और 1 हो गया 8, तो मतलब 3 पे घात 8, यही हो गया हम लोग के पास आंसर। तो कहने का मतलब कि 3 पे घात 8 को जब 3 पे घात -7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यही इसका निकल गया आंसर। अब देखो इसमें एक भाग वाला देखते हैं सवाल को हम लोग। जैसे इसमें देख लो भाग वाला सवाल दे दिया 10 नंबर में। अब 10 में वही बात है कि किस संख्या से -24 पे घात -1 को भाग दिया जाए कि भागफल 3 पे घात -1 प्राप्त हो। तो फिर वही उसी प्रकार से यहाँ पे मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर x। अब आ जाओ प्रश्न में। अब क्वेश्चन में जो बोला उसको करते हैं हम लोग। अब प्रश्न से, अब क्वेश्चन देखो क्या बोला कि -24 पे घात -1 को किससे गुना करें, तो x से गुना करेंगे, तो बराबर में आ जाएगा 3 पे घात -1। ये चीज़ आना है, गुना नहीं भाग बोला है, तो भाग दे देते हम लोग यहाँ पे। ये भाग बोला है सवाल में, तो भाग कर दिया। अब देखो भाग मतलब क्या, ये भाग में आ जाएगा, तो -24 पे घात -1 और बटे में x, यही है भाग, और बराबर 3 पे घात -1। अब ध्यान देना है यहाँ पे सवाल में, x इधर भाग में तो उधर जाके गुना होता है। ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़े हैं कि जो इधर भाग वो उधर जाके गुना, तो 3 पे घात -1 के साथ ये हो गया गुना। अब ध्यान देना है घात माइनस में, अब याद करो रूल, अगर घात माइनस में है तो प्लस में लाने के लिए इसको बटे में कर देते हैं, कर दिए बटे में, ठीक है। अब इधर भी वही बात है कि घात माइनस में है तो इसको प्लस में लाने के लिए हम लोग बटे में करते हैं। अब एक घात लिखा नहीं जाता, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जब घात 1 से ज़्यादा रहता तो लिखा जाता है। अब देखो 3 इधर किस में है, भाग में, तो इधर आके ये गुना में हो जाएगा, तो 3 1 के साथ गुना हो जाएगा, 3 बट्टे -24 बराबर x। अब ये कटेगा, देखो 3 8 24, तो कुल मिलाकर x बराबर आ गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे में -8, यही आंसर है। या फिर इसको देखो और एक तरीका से लिख सकते हो तुम लोग आंसर, इसको x बराबर 8 के ऊपर घात कुछ नहीं तो 1 है, अब यही घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर ये भी हो सकता है। अब वो जो दे दे वही आंसर सही है। तो ये था 8 नंबर, ये था 10 नंबर। दोनों सवाल को उतारो फिर आगे देखते हैं सवाल। तो देखो 8 से लेकर 10 तक 11 तक का सवाल बन जाएगा, एक जैसा सवाल है। 2 सवाल बता दिए इसमें, 8 नंबर बता दिए और 10 नंबर बता दिए, बाद बाकी जो है उसमें 2 सवाल बन जाएगा। अब आ जाओ 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर सवाल में टोटल 3 सवाल दिया। अब बोल रहा है क्या कि घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए, मतलब इसको सरल कर देना और आंसर इसका लिखना है। तो अब देखो इसमें, तो अब देखो यहाँ पे ये गुना में है, सबसे पहले देखो ये गुना में है, तो -2 पे घात -3, -2 पे घात -4। अब याद करो रूल कि अगर गुना में आधार समान हो तो घात इसका जुड़ जाता है, ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो जोड़ दिए घात को, घात था -3 और घात था -4, ये तो माइनस रहेगा क्योंकि ये पहले से सवाल में है।
तो गुना में आधार समान है तो घात जुट गया, तो अब इसको जोड़ो। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 और -3 तो माइनस का 7 हो जाएगा। जुटा ही, लेकिन चिन्ह किसका आ गया? माइनस का। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस में है, इसीलिए ऐसा हो गया। अब इसको लेके आ जाओ तो बटे में, क्योंकि घात माइनस में है, तो 1/-2 पे घात 7 आ गया। देखो अब घात हो गया प्लस में, लेकिन देखो ये वाला माइनस हटा नहीं, क्योंकि ये 2 के साथ माइनस में, हम लोग इस वाले माइनस का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस का 7 आ गया। अब देखो -2 को 7 बार गुना करना है। जब -2 को तुम 7 बार गुना करोगे तो कुल मिला के आएगा 128। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करोगे तो 128 आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब सवाल है कि आंसर प्लस में होगा कि माइनस में। अब याद करो रूल कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या पे घात विषम संख्या हो तो हमेशा उसका आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। तो देखो ऋणात्मक संख्या है, उसके ऊपर घात माइनस है, इसलिए इसका आंसर भी आएगा माइनस। या फिर देख लो, माइनस को 7 बार गुना करो, माइनस ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो मतलब ऋणात्मक संख्या पे घात अगर विषम संख्या हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो सबसे पहले 2 को तो 7 बार गुना कर लिए, 128 आया, लेकिन 128 माइनस में आएगा, तो इसका आंसर हो गया 1/-128। अब उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। अब फिर देखो गुना में आधार समान है तो घात इसका भी जुट जाएगा, तो 3 प्लस और माइनस का 10। ठीक है, अब आगे देखो, तो p प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 10 घटेगा तो माइनस का 7। देखो हुआ जोड़ का ही काम है, यहाँ पर भी जोड़ ही हुआ है, लेकिन इस माइनस के कारण यहाँ पे घटा। ठीक है ना, देखो गुना में आधार समान है तो घात घटेगा, ये हम लोग को पहले से पता है, सॉरी घात जुटेगा, ये हम लोग को पहले से पता, लेकिन ये घात माइनस में इसका, तो इसलिए क्या हो गया, ये तो प्लस आया, लेकिन ये तो इस सवाल के अनुसार है ना, तो ये माइनस रहेगा। ब्रैकेट को जैसे हटाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से -10 घटाओगे तो -7 आएगा। अब देखो घात माइनस में है तो इसको बटे में लेके आ जाओ, तो p पे घात 7, यही हो गया आंसर इसका। तो कुल मिला के देखो 12 नंबर में 3 सवाल था, 2 सवाल बता दिए। अब 3 नंबर इसका बना लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये सवाल। तो यहाँ तक उतारो सवाल को, फिर आगे देखते हैं। चलो ध्यान देना, ये 13 नंबर सवाल है। अब पीछे जो सवाल बनाए थे ना हम लोग, सवाल उसी से ये भी है। जब इस प्रकार से सवाल दे दे तो पीछे भी बोले हम, पीछे वाले क्लास में हम लोग देखे क्या कि जिस संख्या का गुणनखंड होगा पहले उसका गुणनखंड कर लो, उसके बाद सवाल को आगे सोचना जो होगा। अब देखो यहाँ पे 10 का गुणनखंड होगा, 125 का गुणनखंड होगा, 6 का गुणनखंड होगा, तो जिसका जिसका गुणनखंड होगा उसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। तो देखो 3 पे घात -5, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका गुणनखंड होगा नहीं। 10 का गुणनखंड में 2 गुना आ जाएगा 5। अब इसी दोनों के ऊपर घात है -5। देखो 5 दूना 10, और ये -5 जो घात है ना दोनों के ऊपर है, 10 के ऊपर था तो मतलब दोनों के ऊपर है। उसके बाद देखो 125 का गुणनखंड 5 को 3 बार, तो 5 गुना 5 गुना 5 125, तो 10 का भी गुणनखंड हो गया, 125 का भी हो गया। नीचे आ जाते हैं, 5 पे घात -7, ठीक है ये। अब इस 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3, और इसी पे घात हो जाएगा -5। तो ये था पहला काम, जिसका जिसका गुणनखंड हुआ उसका गुणनखंड कर दिए। अब आगे चलते हम लोग। अब आगे ध्यान देना, 3 पे घात -5, अब ये घात अंदर लेके आओ क्योंकि ये घात दोनों के साथ है, तो 2 पर भी घात आ गया -5, और गुना 5 पर भी आ गया घात -5, और यहाँ पे फिर गुना है, 5 पे घात 3 है, तो मतलब ये घात दोनों के ऊपर आया, तो दोनों के ऊपर लेके गए हम लोग। और बटे में फिर नीचे देखो 5 पे घात -7 गुना, अब देखो ये भी -5 दोनों के साथ आगे ये घात में बैठेगा, तो -5 और गुना 3 पे घात -5। यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। पहले गुणनखंड किए, घात सब के ऊपर था तो सब के ऊपर बैठा दिए। अब एक जाति का खोजो, क्योंकि गुना में ऊपर में देखो ये सारा गुना में और नीचे में सारा गुना है, तो जो एक जाति का होगा गुना में उसका घात, मतलब जिसका आधार सेम होगा उसका घात आपस में जुटेगा गुना में। अब देखो यहाँ पे 3 का कोई नहीं है तो 3 को ऐसे ही लिख दो, क्योंकि इसके जाति का कोई उसमें है ही नहीं आधार वाला। 2 कोई नहीं है उसका वाला, उसको ऐसे ही लिख देते हैं गुना। अब देखो 5 और 3, ये 5 और ये 5 दोनों एक जाति का, तो घात इसका घट जाएगा, तो -5 में से +2 को 3 को घटा दोगे तो कुल मिला के इस पे घात बचेगा -2। देखो
गुना में आधार समान था तो -5 और +3 जुटेगा, तो -5 में से +3 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक, अब नीचे का आ जाओ, नीचे भी सेम वही कंडीशन है। ये दोनों देखो, ये अच्छा इस जाति का कोई है ही नहीं इसमें, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ो। नीचे में कोई एक जाति का है ही नहीं, सब अलग अलग जाति का है, मतलब कि सब अलग अलग है, इसमें किसी का भी आधार सेम नहीं है, तो नीचे वैसे ही बैठ गया। ऊपर में जो एक जैसा था ना, एक जैसा आधार वाला, उसी के साथ उसका घात जुटा, बाद बाकी जो जैसे था वो वैसे रह गया। अब देखो यहाँ पे, अब ऊपर नीचे देखो, 5 पे घात -7, ऊपर भी 5 पे घात -2 है। अब देखो 2 पे घात -5 और ऊपर में भी 2 पे घात -5 है, दोनों तो कट ही गया क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि ऊपर में भी 2 पे घात -5 है, नीचे में भी 2 पे घात -5 है, तो भाग हो गया। उसी प्रकार से देखो 3 पे घात -5, 3 पे घात -5, ये भी खत्म। तो कुल मिला के हम लोग के पास सिर्फ बचा क्या, ऊपर में बचा 5 पे घात -2 और नीचे में बचा 5 पे घात -7। अब फिर देखो आधार समान है, अगर भाग में आधार समान हो तो घात आपस में घट जाता है, तो घात को आपस में घटा दिए। लेकिन वही बात है कि ये माइनस में है तो ये माइनस रहेगा इसके साथ, बाद बाकी ये वाला माइनस रूल के अनुसार आया कि अगर आधार समान हो तो उसका घात आपस में घट जाता है। कुल मिला के देखो, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो +7 में से -2 घट जाएगा, तो कुल मिला के प्लस का 5 बचेगा। तो मतलब कि 5 पे घात -5, या तो आंसर यही हो जाएगा, या फिर 5 पे घात 5 को 5 बार गुना करो, तो 5 बार गुना करोगे तो 4 बार में 625 होता है, 5 और इसमें गुना कर दो, तो कुल मिला के आ जाएगा 5 25 के 5, 5 के 20 और 2 22 के 2, 6 5 30, 31 32, तो कुल मिला के आ जाएगा 3225, या तो आंसर ये होगा। तो दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो सवाल देखो बहुत आसान था, हम लोग के पास जो रूल था उसके अनुसार इस सवाल को बनाए। तो इस सवाल को उतारो, फिर आगे देखते हैं हम लोग सवाल। देखो यहाँ पे 5 पे घात 5 है तो यहाँ पे 31 होगा, मतलब 625 गुना 5, 5 25 हासिल 2, 5 गुना 10 और 2 12 के 2, 6 5 30 और 31, तो मतलब कुल मिला के 3125 आएगा आंसर इसका। अब चलते हैं हम लोग आगे सवाल में देखते हैं। अब देखो 14 नंबर और 15 नंबर सेम सवाल है। अब ये समीकरण वाला सवाल आ गया। अब याद करो समीकरण में क्या लिखाए थे, पीछे वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे क्या, कि अगर कोई सवाल समीकरण के रूप में दे दे, जैसे ये 14 नंबर लिखा है 5 पे घात m भागा 5 पे घात -3 और बराबर 5 पे घात 5। अब हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े थे कि जब समीकरण के रूप में सवाल दे, ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष, जब इस रूप में देगा तो हमेशा जब आधार बराबर हो जाएगा ना तो उसका घात हमेशा आपस में बराबर होगा। ये रूल हम लोग पढ़े हैं। तो देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, आधार समान है तो इसका घात आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन पहले सवाल को हल करो, पहले इधर को हल करो क्योंकि ये भाग में है, इस भाग को पहले हल करो, उसके बाद हम लोग इसको बराबर करेंगे। देखो अब ये भाग में है तो भाग में अगर आधार समान हो तो घात घट जाता है, ये हम लोग पहले से पढ़े हैं, घटा दिए और बराबर में 5 पे घात 5। अब यहाँ पे ध्यान देना 5 ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो m + 3 बराबर 5 पे घात 5। यहाँ तक ठीक है। ये तो रूल पहले से पता हम लोग को कि भाग में आधार समान है तो घात घट जाएगा, तो पहले हम लोग इस घात को घटा लिए तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो m + 3 बराबर 5 पे घात 5। अब देखो आधार समान हो गया तो इसका घात भी समान हो जाएगा, ये रूल भी हम लोग पढ़े हैं। तो m + 3 ये इस 5 का घात है और इस 5 का घात 5 है, इसका घात और इसका घात आपस में बराबर हो गया। अब देखो 3 इधर है प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो m बराबर निकल के आ जाएगा 2। यही हो गया आंसर हम लोग। m का मान निकालना था तो m का मान निकाल दिए। तो सवाल को उतारो यहाँ तक, फिर देखते हैं आगे सवाल। देखो 15 नंबर में हम लोग के पास टोटल 6 सवाल है, उसमें से एक सवाल को देखते हैं। ये A नंबर सवाल है। अब देखो इसमें x का मान निकालना है। 15 नंबर में यही बोला कि जो भी x y z है उसका मान आप निकाल लिए। तो देखो ये सवाल है कुल मिला के।
अब सबसे पहले इसका काम करो, तो गुना में आधार समान है तो घात जुट जाता है, ये हम लोग पहले से पढ़े हैं। तो आधार को जोड़ देते हैं, ये माइनस का 6 और बराबर में जैसे था उसको वैसे लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान देना, 3 प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 6 घट जाएगा यहाँ पे। तो 3 में से 6 को जैसे घटाओगे तो घात बच जाएगा माइनस का 3, क्योंकि देखो बड़ा वाला माइनस है तो माइनस रहेगा, और बराबर 2/9 पे घात, फिर देखो 2x माइनस 1। देखो अब बराबर में आधार समान हो गया, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों का आधार समान हो गया, तो घात भी इसका बराबर हो जाएगा। अब देखो एक इधर माइनस में तो इधर आगे हो जाएगा प्लस, और बराबर में 2x, एक जाति का एक तरफ कर लिए। ये देखो ये सारा सवाल आएगा, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण जब पढ़ेंगे या फिर 1 चर वाला रैखिक समीकरण, तो वहाँ से इस प्रकार से आएगा। जब हम लोग बीज व्यंजक पढ़ेंगे तो ये सारा सवाल वहाँ पर भी पढ़ेंगे। फिर से हम लोग इसको घटाओगे तो -2, इधर हो गया 2x, 2 इधर गुना में तो इधर आगे हो जाएगा भाग, बराबर x, तो ये कट गया तो माइनस का 1, तो कुल मिला के x बराबर आ गया -1। यही हो गया हम लोग के पास आंसर। तो इसमें जितना सवाल है ना, ये x y z जो भी दिया उसी का मान निकालना, और ऐसे ही सवाल बनेगा सारा। भाग रहेगा तो घात घटेगा, गुना रहेगा तो घात जुटेगा, और इसी दोनों के ऊपर सवाल को दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो इसको उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। देखो ये 15 का ई नंबर सवाल है, कुल मिला के 6 सवाल है, f तक सवाल दिया है। अब इसमें भी x का मान निकालना, लेकिन देखो अब ये तो आधार बराबर है ही नहीं, तो आधार को बराबर करना है। तो आधार को बराबर कैसे करेंगे, तो देखो इसका गुणनखंड होगा तो गुणनखंड कर लो, अपने आप आधार बराबर हो जाएगा। तो 2 पे घात 3x माइनस 4, जब इस 64 का गुणनखंड करोगे ना तो 2 आएगा इसमें 6 बार, गुणनखंड करके देखोगे तो 2 आएगा 6 बार। अब देखो आधार सेम हो गया, तो आधार जैसे हो गया समान तो घात भी इसका हो गया समान। तो इधर का घात था 3x माइनस 4, इधर का घात था 6, तो इधर का घात बराबर इधर का घात। 4 इधर माइनस में है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो गया प्लस। तो 3x बराबर 10, 3 इधर गुना में तो उधर जाके भाग, यही हो गया आंसर हम लोग के पास। तो मतलब बहुत ही आसान सब सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारा सवाल बनेगा। तो इसको उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल हम लोग। तो देखो आज हम लोग सवाल को देख लिए 15 नंबर तक सवाल, और 2 सवाल इसमें बचा, 16 नंबर और 17 नंबर। तो इस दोनों सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज सवाल को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसमें जो भी दिक्कत होगा तो हम लोग उसको फिर से देखेंगे, और किसी बच्चे को परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ इस सवाल में दिक्कत है, तो उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लास्ट टाइम वीडियो में 2.2 को पूरा डिस्कस किए थे, 2.1 को, और इसमें टोटल 1 से लेकर 17 नंबर तक सवाल था, और हम लोग सभी सवाल को बनाए थे इसमें। तो आज हम लोग ये अगला वीडियो होगा 2.2 का। तो एक्सरसाइज 2.2 डॉक्टर के.सी. सिन्हा। अब देखो इसमें ज़्यादा सवाल है ही नहीं, इसमें कुल मिला के 5 ही सवाल दिया और 2 ही चीज़ पे बात किया है। अगर ये 2 चीज़ समझ में आ गया तो फिर सवाल बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग घात और घातांक पढ़ लिए, उससे भी इसमें सवाल आएगा। और इसके अलावा 2 बात इसमें होगा, क्या, एक होगा क्या मानक रूप, तो किसी भी संख्या का मानक रूप, और एक होता है विस्तृत रूप। विस्तृत रूप, अब दोनों के बारे में समझते हैं पहले। मानक रूप का अर्थ होता है क्या, कि किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो, उसको 1 से बड़ा और 10 से छोटा के रूप में लिखना, और इसके साथ जितना भी चीज़ आएगा उसको घात के रूप में लिखना, या तो गुना या फिर भाग में घात के रूप में आ जाएगा, और बाद बाकी जितना भी इसमें संख्या आएगा वो सारा 1 से बड़ा और 10 से छोटा के बीच आ जाएगा। तो यही कहलाएगा मानक रूप। कहने का मतलब कि मान लो कि इस प्रकार से कहीं सवाल लिखा हुआ है। अब देखो ये संख्या 1 से भी बहुत बड़ा है और 10 से भी बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसी दोनों के बीच में लिखेंगे इसको तो यही कहलाएगा मानक रूप। तो इसका नियम क्या है, क्या अगर इसको हम लोग 10 से बड़ा लिखें, 1 से बड़ा लिखेंगे और 10 से छोटा, तो दशमलव यहाँ पे डालना होगा, तभी ऐसा संभव है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, तो देखो इसको यहाँ पे दशमलव लाने के लिए क्या करेंगे, इधर से गिनो कि कितना अंक पे ये दशमलव आएगा, क्योंकि दशमलव हमेशा दाएं तरफ से आता है, बाएं तरफ से गिनने के बाद नहीं आता है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे दशमलव आ गया, और बाद बाकी जितना संख्या उसको ऐसे उतार दिए। और देखो दाएं तरफ से बाएं तरफ आए, तो दाएं तरफ से बाएं तरफ जितना अंक आएंगे उतना 10 से गुना कर देंगे इसको, तो कुल मिला के 5 अंक आए, 5 10 से गुना।
अब देखो 10 को 5 बार ना लिख के 10 पे घात 5 दे देंगे, क्योंकि घात और घातांक में हम लोग यही चीज़ पढ़े हैं कि जो संख्या जितना बार गुना है उस पे घात उतना दे दो, वो उसी के बराबर हो जाएगा। तो मतलब देखो दाएं तरफ से बाएं तरफ गए तो जितना अंक आए उतना 10 से गुना। अब देखो इसको, ये 3 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये दोनों के बीच में आ गया, 1 से बड़ा और 10 से छोटा के बीच में ये आ गया। तो यही कहलाया संख्या का मानक रूप। अब देखो कोई संख्या अगर दशमलव में बहुत छोटा लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ, अब देखो दशमलव यहाँ है, अब यहाँ पे देखो दशमलव का 8 4 3 8 3 7 है। अब ये संख्या 1 से बहुत छोटा है या फिर 1 से छोटा है, सीधा सा बात, 1 से छोटा तो 1 से बड़ा करना और 10 से छोटा करना है। तो दशमलव को यहाँ न रख के यहाँ लेके आ जाएंगे, तो कुल मिला के दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ गया, जबकि इसमें दशमलव दाएं तरफ से बाएं तरफ आया। तो दो ही बात कि जब दशमलव दाएं तरफ से बाएं तरफ आएगा तो जितना अंक आएगा उतना 10 से गुना, और वही दशमलव अगर बाएं तरफ से दाएं तरफ जाए तो जितना अंक जाएगा उतना 10 से भाग। तो देखो ये पहले बाएं तरफ में था, एक अंक दाएं तरफ गया तो इसको 1 10 से भाग देंगे, और इसी को हम लोग लिख देते क्या कि 8.43873। देखो जब कोई भी संख्या अगर नीचे उसका घात अगर प्लस में तो ऊपर जाकर उसका घात माइनस हो जाएगा। घात और घातांक में हम लोग यही रूल पढ़े थे कि घात नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस तो ऊपर प्लस। तो देखो इसके ऊपर घात कुछ नहीं तो 1 है, इसके ऊपर कुछ घात नहीं तो 1 है, इसीलिए जैसे ये 10 ऊपर गया तो घात हो गया माइनस में। तो बस दो ही बात कि दशमलव को जब दाएं तरफ से बाएं तरफ लाओगे, जितना अंक लाओगे उतना 10 से गुना। दशमलव को जब बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके जाओगे तो जितना अंक जाओगे उतना 10 से भाग देना होगा। तो यही कहलाया संख्या का मानक रूप। विस्तृत रूप जस्ट इसका उल्टा होता है कि अगर वो छोटा 1 से छोटा तो आप उसको 1 से बड़ा या फिर 10 से बड़ा के रूप में लिखिए। तो मतलब जस्ट इसका उल्टा है। तो मतलब अगर ये बन गया तो ये आसानी से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मानक रूप का उल्टा विस्तृत रूप। मानक मतलब छोटा, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, दोनों ही बात है इसमें। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर पूरा चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि इसी दो से ही सवाल है। या तो सवाल को लिखा कि मानक रूप में लिखिए या फिर सवाल को लिखा कि विस्तृत रूप में लिखिए। तो दोनों चीज़ अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। अब देखते हैं आगे सवाल को। अब देखो 1 नंबर में कुल मिला के ये सवाल दे दिया कितना, टोटल 10 सवाल दिया। ये 1 नंबर का सवाल है और ये 2 नंबर का, 1 का 7 नंबर का सवाल है। अब सवाल में फिर वही बात बोला कि आप इसको मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप मतलब 1 से बड़ा और 10 से छोटा, लेकिन इसको देखो तुम 1 से बहुत छोटा है ये, क्योंकि देखो दशमलव यहाँ पे है, 1 से बहुत छोटा है, इसको 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो कुल मिला के इस दशमलव को उठा के यहाँ पे लेके आना, इस 5 के बगल में, तब ये 1 से बड़ा हो जाएगा, 10 से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 10 से बहुत बड़ा है, तो अब इसको 10 से छोटा करना और 1 से बड़ा करना, तो दशमलव को यहाँ लेके आना है, तब ये क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा और 10 से छोटा हो जाएगा। अब दोनों बात देखो, इसमें जो दशमलव है ना बाएं तरफ है, बाएं तरफ से दशमलव को दाएं तरफ लेके जाना है, तो जितना अंक जाओगे उतना 10 से भाग दे देना है। जबकि इसमें दशमलव है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं, तो हम लोग को दाएं तरफ से चलना होगा ना, तब ना इधर से छोटा होते हुए आएगा। ये छोटा इधर से थोड़े होगा, इधर से तो बड़ा होगा। कोई भी संख्या जब इधर से तुम जाओगे तो बड़ा होते जाएगा, इधर से जब तुम आते जाओगे इधर दशमलव लेके तो क्या होते जाएगा, ये छोटा होते जाएगा। तो अब इसमें देखो हम लोग को दशमलव यहाँ से उठा के यहाँ पे डालना है, तो कितना अंक जाओगे तुम देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद दशमलव दोगे तो 1 2 3 4 5 6 तो 0 है, उसके बाद 5 देखो दशमलव को यहाँ लेके आ गए, तो 7 अंक गए, तो 7 को 10 से भाग देंगे इसको। तो 7 को 10 ना लिख के 10 पे घात 7 दे दिए, बात बराबर है। अब देखो दशमलव यहाँ जैसे चल गया, अब आगे का 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इस बात को याद रखना, क्योंकि 0 के बाद अगर कोई संख्या है ही नहीं, मान लो यहाँ पे 0 फिर 5 देता, फिर 3 देता, फिर 0 देता, तब ये सारा 0 रहता। लेकिन यहाँ तक 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इस 0 को सारा हटा दो, कुल मिला के इसको लिख सकते क्या 5.64। अब देखो 10 पे घात 7, नीचे प्लस में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के यही आंसर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः 0.123456 है, उसके बाद 564 का मानक रूप, तो इसका मानक रूप हो जाएगा कितना, 5.64 गुना 10 पे घात -7, ये हो गया आंसर। तो ये तो आसान था कि दशमलव को जब तुम दाएं तरफ से दाएं तरफ लेके जाओगे तो ये कंडीशन रहेगा इसमें, जितना बात समझाए। अब आ जाओ इस सवाल में। अब इस सवाल में दशमलव को हम लोग को दाएं तरफ से बाएं तरफ लेके आना है, तब इधर से जितना अंक तुम इधर आओगे तो उतना 10 से गुना करना होगा।
तो देख लो कितना अंक आना होगा, हम लोग को यहाँ पे लेके आना होगा दशमलव को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कुल मिला के 15वें नंबर पे आएगा दशमलव, और बाद बाकी जो जैसा उसको ऐसे लिख। तो यहाँ पे 13 जीरो, तो 13 जीरो लिखते हैं यहाँ पे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गुना 10 पे घात 15। तो हम लोग 15 अंक आए हैं, दाएं तरफ से बाएं तरफ 15 अंक आए हैं। तो 15 अंक के बाद दशमलव दिए, तो कुल मिला के देखो अब इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसको लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। हाँ, अब इस जीरो को नहीं हटाना, क्योंकि इस जीरो के बाद संख्या है ये रहेगा, ये सारा जीरो के बाद कोई संख्या है ही नहीं। संख्या अगर रह जाता तो फिर ये जीरो लिखा जाता, संख्या नहीं तो नहीं लिखे। गुना 10 पे घात 15, अब ये प्लस में रहेगा, याद रखना, क्योंकि गुना हुआ भाग नहीं हुआ। तो अतः अब इतना का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 602 के बाद 13 को जीरो का मानक रूप बराबर 6.02 गुना 10 पे घात प्लस का 15, ये हो गया आंसर। तो आयोग ये सारा सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि अगर ये 2 सवाल समझ में आ गया तब तो फिर इसका सारा बन जाएगा। तो 1 नंबर में कुल मिला के 10 सवाल है, 2 सवाल बता दिए, अब बाद बाकी जितना बचा अब उसको बनाने का प्रयास करना। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर में सवाल दे दिया, 3 सवाल दिया। अब पहला सवाल इसमें क्या बोल रहा है कि मोटे कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। तो एक कागज है उसका मोटाई दे दिया, तो कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर ऐसे लिखा हुआ। अब इसको फिर बोला सवाल में क्या कि आप इसको मानक रूप में बदलिए। 3 को सवाल है, तीनों में ही क्या है, ये सवाल तो लिख दिया वो। अब उसको बोला क्या कि आप इसको मानक रूप में बदलिए। तो मानक रूप में बदलना, देखो अब देखो दशमलव को बाएं तरफ से दाएं तरफ लेके जाना, तो 2 अंक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेके आओगे तो भी ये 0.7 ही होगा, जो कि 1 से छोटा हो जाएगा। तो कुल मिला के दशमलव को हम लोग को उठा के यहाँ पे डालना। अब देखो जैसे यहाँ पे दशमलव लेके आओगे, अब दशमलव के बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे 0.2 या फिर ना 2 कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कितना अंक गया इधर, तो इधर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 अंक गए, तो 2 10 से गुना कर दिए, तो 2 10 से गुना 2 पे घात 10 पे घात 2 हो गया। अब देखो दशमलव पहले यहाँ था, उठ के यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे दशमलव दिए क्यों नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे दशमलव पढ़ा ही नहीं। लेकिन दिमाग में तो ये है कि ये दशमलव उठ के यहाँ पे गया, 2 अंक गया, तो 2 10 से भाग हो गया। अब यही 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो घात 2 प्लस में तो ऊपर जाके माइनस, इतना मिलीमीटर। तो यही हो गया आंसर, बस खत्म। तो ये था तुम्हारा 2 नंबर का सवाल। तो 2 नंबर में कुल मिला के 3 सवाल है, तो तीनों को ऐसे बनाना होगा हम लोग को। तो आसान सवाल है, बना सकते हो आराम से। तो उतार लो इस सवाल को। अब ध्यान देना 3 नंबर सवाल। अब 3 नंबर में देखो क्या लिख रहा है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब विस्तृत रूप में। सामान्य रूप या फिर विस्तृत रूप का बात एक ही होता है। अब जस्ट सवाल को उल्टा कर दिया ये, अब ये मानक रूप में लिखा हुआ है, अब इसको विस्तृत रूप में लिखना है। तो पहला सवाल देखो क्या लिख दिया ये कि 3.02 गुना 10 पे घात -6, ये मानक रूप है ही। अब इसको विस्तृत रूप या फिर सामान्य रूप में लाना है, इसका जो पहला वाला रूप था। तो अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, बनाएंगे कैसे। देखो घात ऊपर में माइनस, तो नीचे आके घात हो जाएगा प्लस, दशमलव यहाँ पे रहने दो, तो घात हो गया प्लस, ठीक है। अब देखो जैसे इस दशमलव को उड़ाओगे तुम, तो और 2 को 10 आएगा, क्योंकि देखो इस दशमलव के बाद 1 गो 2 गो 2 संख्या और है, तो मतलब 10 पे घात 2 और आएगा, क्योंकि हम लोग को पता कि दशमलव उड़ने के बाद जितना अंक दाएं तरफ होता उतना 10 से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो देखो दाएं तरफ दशमलव के बाद 2 अंक था, जैसे उड़ा तो 2 10 से भाग हो गया, तो मतलब 10 गुना 10 ना लिखे, 10 पे घात 2 दे दिया हम लोग। अब कुल मिला के देखो ऊपर में हो गया 302 और भागा में हो गया 10 पे घात 8, कुल मिला के इतना चीज़ आया है ना। गुना में जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, हम लोग घात और घातांक में ही पढ़े, तो 6 और 2 कुल मिला के 8 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मतलब कि 302 को 8 बार 10 से भाग देना है, यही ना इसका मीनिंग हुआ। इस 302 को 8 बार 10 से भाग देना, तो मतलब 8 बार 10 से भाग मतलब 8 अंक के बाद दशमलव, सीधा सा बात है।
क्योंकि देखो इसमें 8 को 0 आएगा, जब तुम इसको भाग देने जाओगे तो 8 अंक के बाद दशमलव, जितना 10 रहता उतना अंक के बाद दशमलव होता है, ये तो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 8 अंक के बाद दशमलव, लेकिन कुल मिला के हम लोग के पास तो कितना 302 ही है। अब 8 अंक के बाद, हाँ अब यहाँ पे ये ध्यान रखो कि दशमलव किधर, दाएं की बाएं, तो दशमलव बाएं तरफ आएगा क्योंकि ये पूरा संख्या ना, हम लोग दशमलव को इधर से गिनते हैं, तो 8 अंक के बाद दशमलव आएगा। लेकिन देखो कुल मिला के 3 ही अंक है, 1 2 3, तो अब इसको 8 अंक पुराने के लिए हम लोग उतना 0 देंगे ताकि ये 8 अंक पुर जाए, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8, देखो 8 अंक पुर गया। अब यहाँ पे दशमलव डालेंगे और यहाँ पे एक 0 देंगे, क्यों, क्योंकि इस दशमलव को दिखाने के लिए, इस दशमलव को दिखाने के लिए 0 दिया जाता। अब देखो पहले वाला रूप में आ गया, यही था, ये आ गया विस्तृत रूप में, मानक रूप ये था। अब देखो ये विस्तृत रूप में आ गया, तो जस्ट उल्टा हो गया। तो सवाल में कुछ नहीं था, घात माइनस में था तो उसको पहले बटे में लेके आए, तो घात हो गया प्लस में, इस दशमलव को उड़ाए, इसके बाद 2 अंक था तो और 2 10 से भाग दे दिए, कुल मिला के 10 हो गया टोटल 8 बार। अब इस 8 बार 10 से जब भाग दोगे तो दशमलव 8 अंक के बाद आएगा, लेकिन हम लोग के पास 3 ही अंक था, तो इसको 8 अंक पुराने के लिए 5 0 और देना पड़ा। 5 0 के बाद यहाँ पे दशमलव दे दिए, तो कुल मिला के यहाँ पे 8 अंक पुर चुका है। तो मतलब इस 0 के बाद, अब देखो ये 0 क्यों दिया है, इस दशमलव को दिखाने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, मतलब कि इस संख्या का हो गया क्या, ये विस्तृत रूप। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अतः 3.02 गुना 10 पे घात -6 का विस्तृत रूप या फिर सामान्य रूप, कुल मिला के ये आंसर हम लोग के पास। तो इसको उतार लो, फिर देखते हैं इसमें से कोई एक सवाल को। तो देखो आज हम लोग 3 नंबर तक सवाल को देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि इसमें और एक सवाल होगा नीचे, मतलब 2-3 सवाल और होगा। तो ये 3 नंबर का 1 नंबर सवाल था। अब कल देखेंगे यार इसमें कोई समस्या होगा तो हम लोग आगे हल करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लास्ट टाइम 2.2 को देख रहे थे वीडियो में, तो उसमें हम लोग 1 नंबर को देखे थे। 3 नंबर का 1 नंबर सवाल बनाए थे। अब इसमें लिखा था क्या सवाल में कि निम्नलिखित संख्या का विस्तृत रूप लिखे या फिर सामान्य रूप लिखे, मतलब मानक रूप में लिखा हुआ है, अब इसका विस्तृत रूप में लिखना है। जबकि 1 नंबर सवाल क्या था कि विस्तृत रूप में दिया हुआ था, फिर सामान्य रूप में था, मानक रूप में लिखे थे। अब देखो इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो इसका डेसिमल जैसे उड़ाएंगे तो 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद देखो 4 अंक है, तो नीचे 4 को 10 आ जाएगा, तो मतलब 10 पे घात 4, और ऊपर में पहले से 10 9 गो है, ठीक है ना। अब देखो आगे, नीचे में 10 4 गो, ऊपर में 10 9 गो, तो मतलब नीचे का 4 गो 10, ऊपर के 9 गो 10 से कट जाएगा, तो कुल मिला के ऊपर में हम लोग के पास 5 गो 10 बचेगा, क्योंकि ये भाग ना है। देखो नीचे है तो ये भाग है, इससे ये कटेगा, तो नीचे 4 गो 10 है और ऊपर 9 गो 10 है, तो नीचे का 4 0 ऊपर के 4 0 से कट जाएगा, तो इसके पास कुल मिला के 5 ही 0 बचेगा। तो अब देखो ये 5 0 बचा इसके पास। अब ये 5 0 को ऐसे ना लिखे, देखो ये हो गया मानक रूप, इसको हम लोग को लिखना किस में, सामान्य रूप में। तो अब इसको हटा के यहाँ पे कितना 0 बैठा देंगे हम लोग, 5 0 बैठा देंगे, मतलब 5 बार 10 से गुना करेंगे इसको। तो जैसे तुम 5 बार इसको 10 से गुना करोगे तो इस 10 को हटाने के बाद यहाँ पे 5 0 बैठाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यही हो गया आंसर। तो अतः 1.0001 गुना 10 पे घात 9 का सामान्य रूप या फिर विस्तृत रूप, सामान्य रूप बराबर जितना है उतना लिख दो। सवाल बहुत आसान है, सिर्फ तरीका थोड़ा सा अच्छा से पता होना चाहिए, सब सवाल बन जाएगा। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें और कोई सवाल। जैसे इसका देख लेते हम लोग एक और सवाल कोई, जैसे इसका देखो 4 नंबर सवाल। इसमें लिखा क्या, 1.275 गुना 10 पे घात -5। अब देखो ये माइनस वाला आया, इसमें माइनस नहीं था इसलिए इसको नीचे लेकर आए ही नहीं हम। देखो अब इसका जैसे दशमलव उड़ाओगे तो ये हो जाएगा 1275, और नीचे देखो 1 2 3 को 10 आ जाएगा। अब देखो इसका घात माइनस में था तो नीचे आके प्लस में हो गया। अब फिर मन में ये सवाल आ गया कि इसको आप नीचे नहीं किए, इसको क्यों किए। देखो इसका घात प्लस में था, जब घात प्लस में था तो नीचे क्यों लाएंगे। घात जब माइनस में रहता तो उसको प्लस करने के लिए या तो ऊपर लेके जाते, अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे ला के उसको प्लस करते। तो इसमें भी वही बात था, घात ऊपर में माइनस था, नीचे आके प्लस हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो नीचे में 10 हो गया 8 बार,
नीचे में 10 हो गया 8 बार, देखो यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 3 बार, गुना में आधार समान है तो घात जुट जाता है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, नीचे 8 है 10 बार, तो मतलब जब इसको तुम भाग दोगे तो 10.8 अंक के बाद आएगा, सीधा सा बात है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे टोटल 4 अंक ही है, ये 1275, इसमें 4 अंक ही है, तो और 4 अंक चाहिए, तो 4 को जीरो इसके बैठाओ आगे, 1 2 3 4, देखो 8 अंक पूर गए, यहाँ पे 0.2, और यहाँ पे एक जीरो किस लिए देते हैं, इस दशमलव को दिखाने के लिए। तो ये हो गया। फिर वही बात लिखेंगे कि अतः 1.275 गुना 10 पे घात -5 का सामान्य रूप, अब बराबर लिख दो 0.0000125, ये हो गया। तो मतलब सवाल बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं सवाल का आगे। ध्यान देना, ये 4 नंबर सवाल है, 3 का अब सारा बन जाएगा सवाल, 2 सवाल समझा दिए, अब बन जाएगा सारा। देखो 4 में क्या बोला कि एक तार का व्यास मतलब तुम मान सकते हो तार का मोटाई, वो दे दिया 0.0000003 मीटर, ठीक है ना। उसका देखो कागज़ की मोटाई, एक कागज़ मोटा कितना, तो 0.00016 सेंटीमीटर, देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, या तो तुम इसको मीटर में बदल दो, सेंटीमीटर में बदल दो, या फिर इसको मीटर में बदल दो, तब दोनों एक जात का होगा, क्योंकि जब तक एक जात का वो होगा नहीं तब तक आपस में ना जुटेगा ना घटेगा, ये नियम है इसका, ठीक है ना। अगर इसको इसके साथ कोई जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, क्यों, देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, समझ में आ गया ना बात, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। तो चलो इसी को हम लोग मीटर में बदल देते हैं। तो जैसे मीटर में बदलने जाओगे तो 1100 से भाग देना होगा, जैसे 100 से भाग देना होगा तो और 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव किधर आएगा, दाएं से बाएं तरफ और 2 अंक आएगा, क्योंकि देखो जब इसको तुम मीटर में बदलोगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे तुम 100 से भाग दोगे, अब ये बदल गया मीटर में। अब जैसे भाग दोगे तो दशमलव क्या होता है कि जब भाग देते हो तो दशमलव दाएं तरफ से बाएं तरफ में आता है, जब गुना होता है तो दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ में जाता है, ये हम लोग पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो जैसे तुम इसको भाग दोगे तो दशमलव और 2 अंक इधर आ जाएगा, तो मतलब कुल मिला के 6 अंक पे दशमलव आ जाएगा, 4 अंक पे है 6 1 0 0 और 2 जीरो दे दो, तो कुल मिला के दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ये बदल गया मीटर में, ठीक है ना। अब देखो दोनों एक जाति का हो गया, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। अब देखो आगे सवाल में क्या बोल रहा, तो ये हो गया तार की मोटाई और ये हो गया कागज़ की मोटाई, ये तार का व्यास और ये कागज़ का मोटाई। अब बोला कि 1000 कंप्यूटर चिप, ये कंप्यूटर का चिप का जो तार था उसका मोटाई था, ये 1000 है, और उसके बाद फिर क्या है, और 20 कागज़ की मोटाई का योग क्या होगा, तो ये तो एक कंप्यूटर चिप का मोटाई है ना, तो हम लोग 1000 का निकालेंगे तो इसको 1000 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखो चूँकि एक तार की व्यास ये बराबर दे दिया 0.00003 मीटर, तो इसलिए 1000 तार की व्यास, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे, गुना 1000, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दशमलव तुम जैसे उड़ाओगे तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, नीचे आ जाएगा 10 6 बार। अब देखो ऊपर में 10 कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो नीचे में देखो 10 हो गया, नीचे में 6 बार और ऊपर में 10 हो गया 3 बार। 1000 मतलब 10 को 3 बार गुना किया हो तब वो 1000 पूरा। तो कुल मिला के देखें तो नीचे में 10 बच गया तुम्हारा 3 बार, क्योंकि ऊपर का 3 बार तो कट जाएगा। जब इसको तुम भाग दोगे, फिर देखो भाग आ गया, तो कुल मिला के आ जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव, तो मतलब कुल 1000 जो चिप था कंप्यूटर का उसका मोटाई आ जाएगा 0.003 मीटर। इसको पूरा हल किया, इसको समझना अच्छा से, क्योंकि आसान था ये पूरा। एक तार इतना मोटा है, 1000 तार, इसको हम लोग गुना भाग जो करना था कर दिए, 1000 तार का मोटाई आ गया 0.003 मीटर, ठीक है ना। अब 20 कागज़ का देखो, अब देखो एक कागज़ का तो दे दिया, क्योंकि एक कागज़ की मोटाई, एक कागज़ की मोटाई ये दे दिया कितना 0.00016 मीटर, इसलिए 20 कागज़ की मोटाई, इसको 20 से गुना कर देंगे, इतना मीटर हो जाएगा। तो कुल मिला के जब इसको गुना करोगे तो 16 दूना 32 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 और आगे देखो अब दशमलव कितना अंक के बाद रखना होगा हम लोग को, 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 अंक के बाद ना 1 0 और आएगा यहाँ पे दशमलव। 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, देखो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया 1000 चिप की मोटाई, ये आ गया 20 कागज़ की मोटाई। अब बोला कि कुल योग क्या होगा, तो कुल योग मतलब दोनों को जोड़ देना है, इसको और इसको आपस में जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ते हैं, देखो अतः कुल मोटाई, तो कुल मोटाई तो 1000 कंप्यूटर चिप की मोटाई इतना, और 20 कागज़ की मोटाई ये वाला। अब इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ये 0.000030, उसके बाद 3 2 0। अब देखो यहाँ पे 0 बैठा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद कोई संख्या और उस संख्या के बाद अगर और कोई संख्या नहीं है, तुम कितना भी 0 बैठाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 0, ये 2, ये 3, ये 3, ये आ गया 003 मीटर। ये हो गया आंसर। ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1-2 बार देखना, आराम से समझ में आएगा, क्योंकि सवाल में कुछ है नहीं। यहाँ तक उतारो सवाल, फिर देखते हैं आगे से। अब ध्यान देना सवाल में, ये तो हो गया सामान्य रूप, लेकिन आंसर तुम लोग का दे दिया मानक रूप में, तो हम लोग मानक रूप में लेके जाते हैं सवाल को, तो इसको मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे देखना सवाल को, अब इसको मानक रूप में लिखना है। तो कुल मिला के आ गया ये 0.00320 मीटर। अब इसका मानक रूप देखो, मानक रूप के लिए हम लोग को दशमलव को यहाँ लेके जाना। अब फिर वही बात है, देखो दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ में जा रहा है, तो जब भी दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ में जाएगा तो उतना 10 से भाग जितना लेके जाओगे, और जबकि दशमलव जब दाएं तरफ से बाएं तरफ लेके आओगे तो उतना 10 से गुना जितना तुम अंक लेके आओगे। तो हम लोग को दशमलव इधर लेके जाना है, दाएं तरफ लेके जाना है, तो दाएं तरफ जाएंगे तो कितना जाएंगे 1 2 3, तो 3 10 से इसको भाग देना होगा, तो मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और नीचे देखो 3 10 आ गया, क्योंकि हम लोग देखो 1 2 3, 3 10 के बाद गए। अब देखो ये 10 नीचे प्लस में, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा माइनस, तो इसका घात हो गया माइनस। अब देखो ये वाला 0 तुम लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं। तो कुल मिला के ये होगा आंसर। आंसर ये भी सही है, अगर कोई बच्चा ये आंसर लिख के आएगा तो गलत नहीं होगा, उसका सही होगा, क्योंकि सवाल में ये बोला नहीं कि मानक रूप में लिखे या फिर सामान्य रूप में लिखे। तो ये हो गया सामान्य रूप, ये हो गया मानक रूप, तो कुल मिला के ये आंसर है। अब देखो सेम सवाल है तुम्हारा 5 नंबर में, तो 5 नंबर भी सवाल ऐसे ही बनाना होगा। तो 5 नंबर भी आसान है, सवाल को बना लेना इसको, और नहीं बनेगा तो फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिए, 2 वीडियो में हम लोग 2.2 को पूरा कंप्लीट कर लिए। तो कोई भी समस्या हो तो वीडियो को पीछे करके देखो, अगर उसमें भी दिक्कत है तो फिर सवाल को आगे पूछो। और बाद बाकी जो यूट्यूब का बच्चा है, अगर आपको कहीं भी किसी भी सवाल में दिक्कत है तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया आप उसमें सवाल को भेज सकते हैं, तो उसमें हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।